वसुंधरा राजे के कमरे में मैं गया, तो मैंने जैसे ही कमरा खोला तो उस पूरे कमरे में अंधेरा और धुआं ही धुआं। मुझे जो धूम्रपान होता है उससे एलर्जी है। तो मैंने कहा कि जब बड़े लोग कुछ नहीं करेंगे तो हम छोटे बच्चों को ही कुछ करना पड़ेगा। तो स्वाभाविक रूप से जब नया मुल्ला होता है तो अल्लाह अल्लाह ज्यादा पुकारता है। तो उनको ये दिखाना था कि मैं माँ से बिल्कुल नाराज हूँ और वो अलग अलग। जिस समय राजमाता विजय सिंधिया, सरदार आंग्रे और परिवार के लगभग लगभग सभी बड़े सदस्य लंदन में थे और सैटरडे का दिन था, अचानक दोनों कोठियों पर उनके बाकायदा समर्थक गए, जिन्हें आप गुंडे भी कह सकते हैं, और उन्होंने जाकर के उस पूरे दोनों महलों पर कब्जा कर लिया। और विलासता के बावजूद भी उन्होंने वहाँ जो सामान्य वो होता है, पकड़ होती है, और तभी वो धीरे धीरे राजनीति में शायद यही था उनका, जो धीरे धीरे नेहरू जी ने उनको पसंद किया कि नहीं, बोले आप ग्वालियर से चुनाव लड़िए। आनंद लहर लहराते हैं, सतपथ को कभी न छोड़ेंगे। राह चाहे हो विकट कठिन, कर्तव्य डगर ना छोड़ेंगे। हम प्रेम से सबको जोड़ेंगे, हम प्रेम से सबको जोड़ेंगे। नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास पेशकश 100 बरस संघ के 100 कहानियां संघर्षों की। इन कहानियों में छिपे पड़े हैं ऐसे अनेक रहस्य, ऐसी अनेक स्नेह की कथाएं, ऐसी अनेक संघर्षों की गाथाएं, जिनके बलबूते 1925 में लगा हुआ एक छोटा सा बीज आज वट वृक्ष का रूप ले चुका है। उसमें अनेक लोगों ने अपना समय दिया है, अपने जीवन का स्वर्णिम काल उन्होंने माँ भारती की सेवा के लिए लगाया है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को आगे बढ़ाने के लिए लगाया है। उसमें अलग अलग तरह के प्रोफेशनल्स भी मिलेंगे, उसमें राजनेता भी मिलेंगे, उसमें विद्यार्थी भी मिलेंगे, उसमें युवा भी मिलेंगे और उसमें पत्रकार भी मिलेंगे। आखिर पत्रकार कैसे अछूते रह सकते हैं, क्योंकि वे भी तो इसी समाज का एक अंग हैं। तो आज की इस श्रृंखला में हम बात करेंगे ऐसे ही एक वरिष्ठ पत्रकार से, जो बचपन में संघ की शाखा में जाने लग गए। बहुत अधिक भूमिका बनाने से पहले मैं आप सभी दर्शकों का परिचय करवाना चाहूँगा। आज हमारे स्टूडियो में पधारे हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीमान राजेंद्र जी राज। राजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राजेंद्र जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और लगभग मैं यदि ठीक कह रहा हूँ तो लगभग 1970 के आसपास संघ से पहला परिचय आपका हुआ। जी, तो क्या घटना थी, किस तरीके से पहला परिचय हुआ, शाखा में जाना हुआ, कौन हाथ पकड़ के उंगली पकड़ के ले गया या देखते देखते अपने आप पहुंच गए? छोटे थे, पतंग उड़ाते थे। जिस मित्र के घर पर पतंग उड़ाते थे, उनके बड़े भाई साहब जो थे वो संघ में काम देखते थे, घनश्याम जी अग्रवाल जी। तो वो ले जाने लगे और शाखा शुरू हो गई। उस समय भरतपुर की बात है? जी, मैं भरतपुर में, मेरा जन्म स्थान है। कौन सी कक्षा में पढ़ते थे जब आप उस समय? छठी सातवीं का विद्यार्थी था। जी। शुरू हो गया शाखा में जाना। हाँ। उस समय के बहुत ही विचित्र मामले थे। जहाँ हमारी शाखा लगती थी जी। उस जगह पर आसपास के कॉलोनी के लोग शौच जाते थे। तो शाखा लगाने से पहले सबसे बड़ा काम ये करना पड़ता था कि पहले तो शौच हटाओ, पॉल्टी होती है जो बच्चे लोग कर जाते थे, उसके बाद शाखा लगाते थे। और संजोग से जो हमारे मुख्य शिक्षक थे उस समय, गुलाब जी बत्रा, वो अब जयपुर में हैं, स्वतंत्र पत्रकार हैं, यूएनआई में बहुत लंबे समय तक रहे। अच्छा, गुलाब जी बत्रा आपके मुख्य शिक्षक हुआ करते थे? जी हाँ। वाह, ये भी एक बड़ा खुलासा हो गया है। गुलाब जी बत्रा राजस्थान की पत्रकारिता में एक जाना पहचाना नाम है और राजेंद्र जी राज भी बड़ा नाम है राजस्थान की पत्रकारिता में। तो ये दोनों एक तरीके से हम कह सकते हैं कि भरतपुर में 1970 में जो संघ की शाखा लगी थी उसका एक प्रोडक्ट हम आपको कह सकते हैं। हाँ, बत्रा जी की कह सकते हैं, उन्होंने तलाश करके लिया, धीरे धीरे शाखा में जो जुड़े। और हालांकि मेरी पारिवारिक जो मेरे पिताजी जो थे वो कम्युनिस्ट लीडर रहे हैं, मजदूर लीडर रहे हैं। अच्छा। सिमको फैक्ट्री में काम करते थे, भरतपुर की बड़ी सिमको फैक्ट्री है, उसमें थे वो। उनकी जो मित्र मंडली थी वो कम्युनिस्टों की थी। वहाँ के एक बहुत बड़े नेता होते थे सूरज भानजी गुप्ता, उनके सहयोगी थे वो। तो कुछ समय बाद ही शाखा में जाने के कारण चर्चा हुई होगी, तो मेरा जाना उन्होंने बंद करा दिया। अच्छा। शाखा जाना बंद हो गया। फिर दोबारा सिलसिला शुरू हुआ लगभग 2-3 साल बाद, जब मैं फर्स्ट ईयर में आया 72-73 में। अच्छा। और मुझे फिर एक तरह से थोड़ा सा मैं संघ में गया, मुख्य शिक्षक तक रहा मैं एक शाखा का। अच्छा। और उसके बाद तुरंत मुझे शायद
किन परिस्थितियों में मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन मेरे को विद्यार्थी परिषद में काम दे दिया गया और उस समय फर्स्ट ईयर में कॉलेज में मुझे छात्र संघ का तरफ से छात्र संघ में चुनाव लड़ने के लिए कहा गया और संयोग से मैं जीता। अच्छा, और उसके बाद छात्र संघ में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ा? नहीं, महासचिव? वो छात्र प्रतिनिधि। छात्र प्रतिनिधि का। अच्छा, तो ये तो बड़ी विचित्र स्थितियां रही होंगी जब पिताजी एक प्रकार से वामपंथी विचारधारा के थे और आप दक्षिणपंथी विचारधारा के संगठन में जा रहे थे, कैसा तालमेल बनता था? छुप के जाते थे, सीधी सी बात है। लेकिन माँ को थोड़ा सा विश्वास में लिया था और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि 74 में आते आते मेरे को ओटीसी के लिए भी जाना हुआ और मैं ओटीसी में भी गया। 74 में शायद फर्स्ट ईयर हो गई थी, सॉरी हाँ 74 में फर्स्ट ईयर में आए थे, तब फिर ओटीसी में गए थे रानी सती मंदिर झुंझुनू में। वहाँ करीब 25 दिन की उस समय ओटीसी लगती थी, तो उस समय जाने का मौका भी मिला और उसके संजोग 3 दिन बाद ही वो इमरजेंसी लग गई, आपातकाल। अच्छा, जो आपने प्रथम वर्ष किया उस समय 25 दिन का, उसके बाद में तो खैर लंबे समय तक जो है वो प्रथम वर्ष 20 दिन का होता था। आपने जब प्रथम वर्ष किया उस समय किस प्रकार से शारीरिक गतिविधियों में क्या-क्या चीजें हुआ करती थी, कुछ याद आ रही हैं अभी धुंधली-धुंधली सी? हाँ 25 दिन का सबसे बड़ा मेरे का जो उस समय रुचि थी, मैं बहुत मेरी कदकाठी पतली थी, तो मैं चाहता था कि युद्ध विद्या जो है ना वो सीख लिया जाए। अच्छा, ताकि कहीं कोई लड़ाई झगड़ा हो तो उसमें काम किया जा सके। लठ हाँ, चलाने का जो दंड चलाने की जो प्रक्रिया है हाँ। वो बैठती नहीं थी उतनी, तो अच्छा, युद्ध में थोड़ा मैं वहाँ रुचि ले रहा था। और बाकी तो पढ़ने का मेरा शौक रहा है, तो वहाँ जो अपने बौद्धिक होते हैं उसको लिखने का और उसको याद करने का या किताबें पढ़ने का वो था। और संयोग से उस समय घर की स्थितियां ऐसी थी कि सुविधाएं उतनी नहीं थी, तो हम संघ कार्यालय में ही आकर के पढ़ते थे, रात को वहीं रहते थे। अच्छा, आप रात्रि में संघ कार्यालय आकर पढ़ते थे, तब तो पिताजी को पता तो लगता ही होगा उस समय तो? तब तक शायद वो उनका स्वभाव थोड़ा उनको समझ में आ गया था कि इतना कोई बुरा नहीं है, तो उन्होंने उतनी जो शक्ति थी शुरू में जो बचपन में थी, हाँ, फर्स्ट ईयर में जब मैं आ गया तब तक उन्होंने शायद वो शक्ति का अपना कम हो गया था और उनको पता था कि रात को ये खाना वाना खा के संघ कार्यालय में जाते हैं और वहाँ पढ़ते हैं और सुबह 9-10 बजे वापस आ जाते हैं। कभी पिताजी से भी चूंकि एकदम विपरीत विचार था, तो कभी वैचारिक रूप से कभी बैठ के चर्चा हुई कि आप जिस विचार के साथ जुड़े हैं उस विचार में क्या है, मैं जिस विचार में जुड़ा हूँ उसमें क्या है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, कभी कोई ऐसा विमर्श जैसा कुछ स्थिति बनी घर में भी? नहीं, ऐसी स्थिति कभी नहीं आई कि विवाद की स्थिति बनी हो। और नहीं, वो विवाद नहीं, स्वस्थ चर्चा तो हो सकती है। इतना चर्चा की क्योंकि मेरे पिताजी मानसिक रूप से इतना समय नहीं दे पाते थे घर पे। आर्थिक स्थितियां ऐसी थी कि अब घर गृहस्थी को संभालने के लिए ही जो आदमी भागदौड़ करता है, उसमें सुबह जाना 8 बजे जाते थे लगभग। वो अपनी अपनी हमारी इलेक्ट्रिक वेल्डिंग की दुकान थी उस समय, फैब्रिकेशन का वर्क था और रात को देर आते थे, तो अधिकतर समय तो ये होता था कि वो आते और हम घर से निकल जाते। अच्छा, तो इसलिए वो बहुत ज्यादा चर्चा वाला विषय तो नहीं होता था। अच्छा, जब प्रथम वर्ष करने के लिए गए तो पिताजी से पूछकर अनुमति लेकर गए थे या बिना अनुमति लेके? नहीं, स्वाभाविक की अनुमति तो ली और पैसा जो है माता जी से लिया, क्योंकि मेरी माता जी सरकारी सेवा में नर्स थी। अच्छा, तो पैसा उनसे नहीं मांगा डर के कारण कि उनसे नहीं मांगेंगे, तो माँ से ही पैसा मांगा और माँ से ही पैसे लेकर के गए। तो पिताजी ने सहर्ष अनुमति दे दी थी शिक्षण वर्ग के लिए? शायद उनकी जानकारी में नहीं है, उनको बाद में पता लगा कि वो ओटीसी में संघ में गया है ओटीसी के लिए। अच्छा, अच्छा, उस समय जो आपने 25 दिन का ये वर्ग किया ओटीसी की, तो उस समय शिक्षक कौन-कौन थे? कौन प्रचारक थे? कोई नाम ध्यान में आ रहे हैं उनकी, कोई घटनाएँ कुछ संस्मरण? नहीं, वहाँ के तो याद नहीं आ रहे जो शिक्षक वर्ग में थे। हाँ, लेकिन हमारे जो प्रचारक थे जिनसे मैं ज्यादा जिनके कारण हम संघ में जुड़ते चले गए, जी। एक तो थे उस समय धर्मवीर जी, अच्छा, जो कहाँ भरतपुर में प्रचारक भरतपुर थे? में विभागीय प्रचारक थे उस समय। अच्छा, और उन्हीं की एक जोरदार घटना घटी। हुँ, कुछ समय बाद ही शायद उनके पहले कभी उनकी कोई सगाई हो गई होगी प्रचारक बनने से पहले। अच्छा, तो उनकी पत्नी का इतना दबाव था हुँ, कि वो हमें बाद में सुना जब हम संघ कार्यालय जाते थे कि भाई आजकल धर्मवीर जी भाई साहब विभाग प्रचारक नहीं रहे हैं और उदयपुर वापस चले गए हैं। हुँ, तो पता लगा कि भाई क्यों वापस चले गए, कि उनकी पत्नी और उनकी जो ससुराल वाले हैं हाँ, वो संघ प्रमुख तक गए हाँ, और वहां से उन्होंने अनुमति ली कि ये इनको वापस दो, जी, ये जैसा करेंगे वैसे करते रहेंगे। मैं कभी उनकी पत्नी टीचर थी उस समय, अच्छा, तो वो लेकिन ये शादी करें बिना, अन्यथा मैं वैसे ही रहूंगी, अविवाहित रहूंगी। तो उस दबाव में वो चले गए और उनकी जगह फिर परमेश्वर जी भाई साहब आए अच्छा, और जुगल जी भाई साहब जो आज की तारीख में विश्व हिंदू परिषद में हैं, जी, वो वहाँ पर शहर मतलब नगर प्रचारक थे। अच्छा।
निश्चित रूप से समझा जा सकता है कि उस दौर में प्रचारकों के सामने भी कितनी विषम परिस्थितियां आती थी। लेकिन एक बात और भी है, जो लोग संघ को केवल बाहर से देखते हैं, जो संघ को केवल दूर से समझने का प्रयत्न करते हैं, सामान्य व्यक्ति के लिए भी संघ के जो वरिष्ठतम प्रचारक हैं, वरिष्ठतम पदाधिकारी हैं, उन तक पहुंचना, उनसे बात करना कितना सहज, सुलभ और सामान्य सी बात थी। आज के इस दौर में आप समझ सकते हैं, जब लोग छोटे-मोटे राजनीतिक दलों में छोटी-सी कोई ज़िम्मेदारी आ जाती है, तो उनकी क्या स्थितियाँ हो जाती हैं। 7-7 पहरों में नेता लोग बैठते हैं। ऐसे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आगे जो बढ़ा है, उसमें एक बड़ा कारण उसकी सहजता, सरलता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी, प्रचारक सामान्य तरीके से लोगों से मिलते-जुलते थे, और इसका वर्णन भी अभी राजेंद्र जी ने निश्चित रूप से किया ही है। तो राजेंद्र जी, इसके बाद में जैसे आपने बताया संघ शिक्षा वर्ग किया आपने, और वर्ग करते ही जो है वो आपातकाल लग गया। क्या घटना है? क्या कुछ कैसे रहा? आपका भी जेल जाना हुआ? हाँ, वो तो एक बड़ी बात की कहानी है, लेकिन शुरुआत तो यहाँ से हो गई कि 23 तारीख को हम लोग झुंझुनू से जब भरतपुर पहुंचे, और तभी वो जिस तरह के देश के हालात थे अखबारों में पढ़ते थे, और जो संघ के कारण कहिएगा या छात्र नेता के, छात्र राजनीति के कारण कहिएगा, वो जानकारी मिलने लग गई थी कि भाई बिहार में और गुजरात में जो आंदोलन चल रहा है उसकी दिल्ली तक पहुंच हो गई है, और दिल्ली में जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में ये आंदोलन चल रहा है। और राजनीति में इंदिरा जी को वो जो रायबरेली का जो चुनाव हुआ था उनका, जिसको वहाँ के इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया था, उससे जो स्थितियां बन रही थी, उससे हम हालांकि बहुत छोटे थे, कोई बहुत ज्यादा समझ नहीं थी, लेकिन लग रहा था कि देश में कुछ उथल पुथल है, और एक दूसरे से जानकारी मिलने के बाद लगा कि कुछ होने वाला है। अच्छा। और उसके कोई 3 दिन बाद ही 25 तारीख की रात को इमरजेंसी लग गई। अब इमरजेंसी लगने के साथ ही ये चर्चा शुरू होगी कि शायद संघ पे भी प्रतिबंध लग सकता है। तो इस संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए मैं संघ कार्यालय में जाते ही थे, रेगुलर थे, ओटीसी करके आए थे, तो एक दायित्ववान कार्यकर्ता की जिम्मेदारी भी थी। तो संघ कार्यालय का जो सामान था, उसमें से कुछ 2 बक्सों में जो सामान रखा गया, उसमें पुस्तकें थी, कुछ रजिस्टर वगैरह थे, वो ले जाने की मुझे भी जिम्मेदारी दी गई कि नहीं, आप अपने घर पर ले जा करके छुपाइएगा। अच्छा। तो शायद मैं 2-4-5 दिन बाद ही होंगे, 26 के बाद में 2-4 दिन बाद ही हम 2-3 मित्र जो लोग ओटीसी गए थे, वो ही सब गए और रिक्शे में सारा सामान लाए और हमारे ला करके घर में छुपा दिया। अच्छा। 3 दिन बाद ही जब पुलिस 4 तारीख को, शायद 4 जुलाई को संघ कार्यालय पे, संघ पे प्रतिबंध लग गया। उसके बाद ज्यादा कहना चाहिए धरपकड़ शुरू हो गई पुलिस की, और जो मित्र मेरे साथ ओटीसी में गए थे और जो सामान लेके आए थे, उनमें से एक सीआईडी ने किसी एक व्यक्ति को पकड़ लिया। उसका नाम था उत्तम राज। उत्तम राज। वो बाद में, वो अभी आज पत्रकार हैं। अच्छा। गाजियाबाद में है। और उनको वो पुलिस पकड़ के ले गई, मारपीट की, धारदोस की, और उनके साथ जिस तरह की पुलिस का व्यवहार होता है वर्ताव उन्होंने किया, दमन चक्र के तहत जो भी है। और उनसे वो उनको लोग उगलवा लिया। उन्होंने कहा मेरी और कोई जानकारी में नहीं है सिवाय इसके कि हम संघ कार्यालय से 2 बक्से लाए थे जो राजेंद्र के घर पर हैं। अच्छा, तो उन बक्सों ने जेल तक पहुंचा दिया आपको भी? नहीं, मुझे नहीं पहुंचाया, उससे पहले मेरे पिताजी को ले गए पुलिस पे। अच्छा। तो रात को पुलिस आई, देखा बक्से हैं, बक्सों में कुछ है नहीं खास बात, चले गए। पिताजी ने, रात को पिताजी आए तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, लेकिन मैं उस दिन पहले ही, मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैं घर छोड़ चुका था। अच्छा। जो भी संभावना रही होंगी मुझे याद नहीं आ रहा क्या कारण, लेकिन मैं घर पर नहीं था। और फिर मैं अगले दिन आया भी नहीं। लेकिन अगले दिन पुलिस आई, 2 बक्सों को भी लिया और मेरे पिताजी को भी पकड़ा। अच्छा। और इस दबाव में कि लड़के को तुम बताओ, क्योंकि वो लड़का रात से नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं एक्टिव है। इस संभावनाओं के तो मेरे पिताजी को ले गए, और 3 दिन तक उन्होंने उनके साथ जो पुलिस का तरीका होता है, 3rd डिग्री उन्होंने किया। वो अस्थमा के पेशेंट थे। तो वहाँ उस समय कोतवाली में पुताई, रंगाई पुताई का काम चल रहा था। उनके साथ गलत व्यवहार, मारपीट की, और फिर उनसे मजदूर का काम करवाया। और अस्थमा के पेशेंट थे तो वो शायद सीलन का असर रहा होगा कि उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई। 3 दिन बाद राजनीतिक इधर उधर से मेरी माताजी के प्रयासों से, किसी के उनके पुराने दोस्तों के प्रयासों से वो बात बनी, और 3 दिन बाद उनको छोड़ा गया। और वो 10 दिन हॉस्पिटल में रहे, काफ़ी परेशानी से गुजरे। 10 दिन बाद वो घर आ पाए, मतलब बहुत ही उनके साथ हुआ। तो और इसके कारण वो इतने नाराज हुए कि जब मैं बाद में, जब संघी की तरफ से, मैं तो खैर भूमिगत ही हो गया, और भूमिगत के कारण मेरा घर पे आना जाना बंद हो गया।
लेकिन जब 14 नवंबर से संघ ने तय किया कि सत्याग्रह करना है, तो मैं भी उसके बाद में एक जत्थे में जेल गया। अच्छा। तो मेरे पिताजी कभी मुझसे मिलने नहीं आए। मैं जेल में रहा, 3 महीने से ज़्यादा मैं रहा, वो कभी मिलने नहीं आए। लेकिन मेरी माँ हर मिलाई के दिन, जो संडे था, हाँ। आंधी चूके मेह चूके, लेकिन वो कभी ऐसा नहीं हुआ। वो हमेशा लेके आती थी, हमेशा आती थी। और साथ में जो उनकी श्रद्धा थी, समर्थ थी, समझ थी, कभी मूंगफली, कभी पेठा, कभी कुछ और चीजें लेके आती थी। वो ये एक जोरदार घटना है। ये तो एक बड़ा मतलब घटना थी जो मेरे पिताजी के साथ हुई, लेकिन जेल की एक बहुत जोरदार घटना है। हमारे जो बड़े साथी थे, वरिष्ठ साथी थे, उन लोगों ने पहले 6 महीनों में बहुत आंदोलन किए और धरना प्रदर्शन किए, अनशन किया। उसके कारण वहाँ पर जेल की स्थितियों में बहुत सुधार आ गया था। पहले जो हमारे जो बड़े साथी गए थे, जो पहले जो लोग गए थे, उन सबको चने खाने को मिले, रोटियां सूखी मिली, दाल का पानी मिला, सड़ी गली सब्जियां मिली। बहुत बुरी स्थितियां थी। और जैसे कि जेल की फिल्मों में दिखाते हैं या हम जो सुनते हैं, जेल सजा की चीज है, तो वो सब सजा भोगी उन्होंने। लेकिन बाद में उन सब लोगों ने संघर्ष किया और कहा कि हम आम कैदी नहीं हैं, हम राजनीतिक बंदी हैं, और जेल के मैनुअल के हिसाब से हमें जो कैटेगरी है, बी कैटेगरी है, उसके हिसाब से हमें सुविधाएं दो। तो उन्होंने आंदोलन करके वो सब स्थितियां पाली। हम जब तक गए, मैं दिसंबर में गया, तब तक स्थितियां बहुत सुधर गई थी। हमारी अलग बैरक थी और अलग बैरक में हमारे लिए खाने का अलग व्यवस्था थी सबकी। करीब हम लोग 50 के करीब लोग थे उस समय। कुछ मीसा में थे, कुछ DIR में थे। और उस दौरान एक बहुत जोरदार घटना घटी। मेरी माँ हमेशा मिलने आती, तो वो जैसे मैं बता रहा था, भी केला पेठा कुछ ना कुछ लेके आती थी, किलो 2 किलो मात होती थी। तो मिलाई के समय जो बाहर जो संतरी होते हैं पुलिस के, वो जो जेलर जी, मैं उन सबको खिला देता था, ये भी खाओ, ये भी खाओ, ये भी खाओ। अच्छा। तो शायद माँ ने शुरुआत के 4-5 बार तो उन्होंने कुछ नहीं टोका, लेकिन एक दिन वो फट पड़ी और रुआसी सी बोली कि मैं जब भी लाती हूँ तो कुछ नहीं खाता, सब यहाँ बांट देता है। तो मैं चौंका, मैंने कहा हाँ मैं बांट देता हूँ। तो उनको लगा कि ये क्यों नहीं खाता, तुम क्यों नहीं खाते हो, तुम क्यों नहीं खाता है। तो मुझे याद आने लगा कि मेरी माँ को जेल के बारे में पता है, क्योंकि मेरे दादाजी इसी जेल में, सेवर जेल में कंपाउंडर रहे थे। अच्छा। और मेरे पिताजी मजदूर नेता के नाते इस जेल में कई बार आ चुके थे। तो हमारे घर में जेल में का जो वातावरण होता है और जेल में किस तरह से लोग सुविधाएं हासिल करते हैं, इसकी चर्चाएं हमारी दादी हमें सुनाती थी। अच्छा। उनका एक वो बहुत ही सुनाती थी कि जो डकैत होते हैं, जो मतलब खुकार अपराधी होते हैं, वो जादूगर की तरह चांदी का सिक्का गाल में से निकालते हैं और कंपाउंडर को या डॉक्टर को देते हैं, और फिर बीमारी का बहाना बना के उनसे दूध सुविधाएं, ताकि जो सशर्म की जो सजा होती है, वही कैदी को मेहनत करनी पड़ेगी, उससे छुटकारा पाते कि तो बीमार आदमी इसको नहीं किए रहे। तो उन सबको मुझे याद आने लगा कि मेरी माँ को सब कहानियां याद है। तो मैंने कहा कि माँ ऐसा नहीं है, मैं क्या खाता हूँ ये बताता हूँ आपको। तो मैं संडे था, मिलाई का दिन संडे ही होता था, और उन समय तक स्थितियां ऐसी बदल गई थी कि संडे के दिन जो हम सब लोग थे वो मिलकर के कुछ ना कुछ विशेष खाना बनाते थे। तो उस दिन दाल बाटी चूरमा बना था। अच्छा। मैं तेज कदमों से अंदर गया बैरक में अपनी में, और एक थाली में वो सामान लेके आया, और मैंने कहा मैं कि माँ मैं ये खाता हूँ। अब तक माँ फूटी पड़ी थी और गुस्से में थी, बहुत ही अंदर थी। अब उनकी स्थितियां बड़ी विचित्र हो गई। उनके चेहरे पे एक तरह के रंग, मतलब धनुष आने लगे, एक से एक रंग बदलने लगे, इंद्रधनुष जैसा हो गया कि क्या कहे। और रुआसा फिर अब एक पहले रुआसा दूसरा चेहरा था, अब एक अंदर से खुशी लगी होगी, मुझे ऐसा लगता है। और उन्होंने कहा कि नहीं मैं नहीं खाती, और मैं इसे मोहल्ले वालों को खिलाऊंगी। अच्छा। जो ये कहते हैं कि तुम्हारे बेटे को तो पैरों से गुथी हुई पैरों से गुथी हुई आटे की रोटियां मिलती होंगी, दाल जैसी पतली जैसी पानी जैसी दाल मिलती होगी, सड़ी गली सब्जी मिलती होगी। उनको बताएंगे कि बेटा अच्छा खा रहा है, वहां कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने पोटली सी या अखबार में, जिसमें मुझे याद नहीं आ रहा, अखबार में बांधा या कागज की पोटली, मतलब जो भी था, उसको बांधा और ले गई। हर बार की तरह अगली बार भी माँ आई, संडे फिक्स था उनका आना। और आपको जानकार हो ताजुब हुआ कि मेरी माँ सर्विस करती थी, तो 5 आदमी का हम 4 भाई बहन हैं, एक बहन और 3 भाई। और इस जाने से पहले, नौकरी से पहले, वो हमेशा खाना बना के जाती थी। तो ये भी जिम्मेदारी थी, और साइकिल से जाती थी करीब 7 किलोमीटर दूर घर से। अच्छा।
लेकिन संडे का दिन फिक्स था कि वो 12-1 बजे मिलाई में आएंगे। जब इस बार जब वो आई तो उनके हाथ खाली थे। अच्छा। न केला था, न पेठा था, कुछ नहीं था। आते ही उन्होंने पिटारा खोल दिया कि मोहल्ले में कौन क्या कह रहा है, मैंने सबको बांटा। अच्छा। वो सारी बात। वो प्रसाद मैंने वो सबको खटाया और बताया कि मेरा बेटा वहाँ ये खाता है। तो ये एक घटना घटी, बहुत ही मतलब जो जेल के हिसाब से नहीं होती है अमूमन, लेकिन एक स्पेशल हमारी स्थिति बन गई थी। हमारे हमारे जो वरिष्ठ साथी थे, उन्होंने जेल के मैनुअल की कमियां निकाल करके जो है उनका सही तरीके से किया। आपको जानकर ताज्जुब होगा, जेल के मैनुअल में लिखा हुआ है ब्रेड। ब्रेड का मतलब होता है ब्रेड जो स्लाइस आती है। वो लोग रोटी देते थे। तो हमारे बड़े साथियों ने कहा नहीं, हम लोग जेल के मैनुअल के हिसाब से दीजिए, ब्रेड लाइए, ब्रेड लाइए, ब्रेड लाइए। अब ब्रेड की कीमत उस समय शायद 1.5 रुपए होगी और गेहूं की कीमत बहुत कम थी। तो उससे एक्सचेंज करते थे। अच्छा, ये अंदर व्यवस्था हुई। ब्रेड के मुकाबले जो है वो गेहूं ले लिए जाते थे। तो उससे सुविधा, और उसकी जगह सब्जी आ जाती थी, घी आ जाता था, मतलब उसके एक्सचेंज होता था। तो ये क्योंकि हमारे अधिकतर साथी वकील रहे थे। तो मुझे लगता है कि ये जो राजेंद्र जी विषय बता रहे हैं, इसके पीछे मूल बात है शिक्षा। और जैसे बता रहे हैं कि बहुत से वरिष्ठ साथी वकील रहे हुए थे, लेकिन जेल का मैनुअल क्या है और फिर उसका ज्ञान होना, ज्ञान के साथ पूरे आत्मविश्वास के साथ में सक्षम स्तर तक उस बात को पहुंचाना। मुझे याद आती है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक कथन है, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो चाहे आप विषम परिस्थितियों में भी हों, चाहे शासन प्रशासन सरकार आप पर जुल्म करने की ठान रखे हों, लेकिन फिर भी आपके पास शिक्षा है तो आप बिल्कुल शेरनी का दूध पी रहे हैं। इसलिए शिक्षा का प्रचार प्रसार, शिक्षा का व्यापक जो है पहुंच, ये बहुत जरूरी है। मैं बीच में आपकी बात करके एक निवेदन करना चाहूंगा। सरकार जो सत्ता में थी, कांग्रेस सरकार, कम से कम राजस्थान के जो सत्ता थी, हरदेव जोशी जी उस समय मुख्यमंत्री थे, मुझे ऐसा लगता है वो नहीं चाहते थे कि जेल में आंदोलन हो, प्रदर्शन हो, धरना प्रदर्शन हो, इस तरह के मामले, क्योंकि उनका शायद सोच होगा। तो वो भी ये चाहते थे कि इनको जो छोटी मोटी सुविधाएं हैं वो दे दी जाए, आराम से दे दी जाए, ताकि जो आंदोलन प्रदर्शन नहीं हो। क्योंकि उस समय कोई अखबार में तो छप नहीं सकता था, ये तो तय था, सेंसरशिप लगी हुई थी। एक मात्र बीबीसी थी जिसको रात का 8 बजे रेडियो पे सुन लेते थे। जेल में भी ये सुविधा दे दी थी कि भाई रेडियो दे दिया था, अखबार आते थे, अखबारों में तो कुछ नहीं आता था। लेकिन मतलब सरकार की मंशा भी ये थी, क्योंकि छोटा मोटा आंदोलन होता है, एक दिन का धरना हुआ, प्रदर्शन हुआ, जेलर का घेराव किया, भाई क्या मांगे। सिटी मजिस्ट्रेट जैसे हर संडे के दिन फिक्स था, सिटी मजिस्ट्रेट आता था, जेल का दौरा करता था, पूछता था कि भाई क्या परेशानी, भरतपुर में। लेकिन और जगह पर बहुत परेशानी थी। ये मुझे लगता है लोकल जो कलेक्टर या प्रशासन था उसके ऊपर भी मंशा, अलग अलग जगह अलग अलग लोग रहे होंगे, उन व्यक्तियों पर भी निर्भर करता था। खैर, जब 3 महीने से ज्यादा आपका जेल में रहना हुआ, 6 महीने रहना हुआ मेरा, 2 बार जाना हुआ। 2 बार जाना हुआ। एक बार का और भी जोरदार किस्सा है, बहुत शानदार। मैं उस समय, आपको पता है, शाखा बंद हो गई थी, शाखाएं लगना बंद हो गई थी, तो उसकी जगह रूप बदल गया था और क्लब आ गए थे, फुटबॉल क्लब, वॉलीबॉल क्लब, कैरम क्लब, चेस क्लब वगैरह। जहाँ जैसा था, संघ का काम संपर्क करना है, समाज से जो अपने आप को जोड़े रखना है, तो इसके अलग अलग रूप हो गए थे। हाँ ठीक है, ध्वज नहीं लगेगा, बाकी तो सब मिलना जुलना वही था। बस बस। तो उस समय वॉलीबॉल क्लब चलता था युवाओं का, तो मैं भी एक क्लब से, स्वाभाविक जिम्मेदारी थी उस समय। पहला मेरा एक राउंड जेल्स का हो चुका था। परीक्षा के देने के लिए उन्होंने दिसंबर में हम लोग गए थे, मार्च में, अप्रैल के आसपास उन्होंने परीक्षा के लिए हमें छोड़ दिया गया था। परीक्षा दी अलग बात थी, लेकिन शाखा में क्लब के नाते जाने लगा। अब जब मैं जब एक शाम को मैं क्लब में खेल रहा था वॉलीबॉल, अचानक पुलिस आई शाम के वक्त, और पुलिस के आते ही स्वाभाविक है सब लोगों में डर बैठ गया। तो जो एक भाग दौड़ भी मच गई वहाँ, लेकिन मैं नहीं भागा, मैं खड़ा रहा। तो एक व्यक्ति ने मुझे दूर से, किसी ने इशारा किया, एक पुलिस वाला मेरे पास आया, उसने कहा, मेरी बात वहाँ पकड़ी और बोला चलो, जीप की तरफ ले गया। मैं जीप में बैठा, इतने में एक लड़के को भी जो भाग गया था वहाँ खेलता हुआ, उसको भी पकड़ लाए। वो पहली बार आया था, पहली बार वॉलीबॉल खेलने आया था। खैर वहाँ ले गए पकड़ के, हमको कोतवाली ले गए। आधा घंटे बाद रास्ते में कोई खास बात नहीं हुई, बड़ा सहज भाव रहा। कोतवाली में पहुंचा तो देखा कि हमारे पुराने साथी थे, सेवादास हरिजन, वास्तव में हरिजन, नेताजी के नाम से चर्चित थे, और वो वहाँ पहले से बैठे थे। तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा कैसे सेवादास जी? बोले पता नहीं, मैं तो अभी पिक्चर देखने जा रहा था अपनी पत्नी के साथ,
हाँ। और ये पुलिस वाले मुझे पकड़ लाए। तो मैंने कहा वजह क्या है? मुझे भी, मैंने कि वॉलीबॉल खेल रहा था, हाँ। वहाँ से ले आए। तो उन्होंने कहा कि शहर में कोई अफवाह चल रही है, मैंने सुना है, ये बता रहे हैं, और उस अफवाह फैलाने में जिम्मेदारी अपने को दी गई है। अच्छा। मतलब अपने पे माथे पे मार दिया इन्होंने हाँ। कि ये अफवाह अपन फैला रहे हैं। और मैंने कहा किस तरह की अफवाह है? तो उन्होंने बताया कि शहर में अफवाह है कि जो स्कूलों में जो वैक्सीन लगाई जा रही है, टीके लगाए जा रहे हैं हाँ। छात्रों को, उसमें जहर है और इससे बच्चे मर रहे हैं। अच्छा। हमने कहा हमने तो कोई ऐसी जानकारी में थी भी नहीं, सुना ही नहीं था। जेल में, मतलब सॉरी, कोतवाली में आके सुना। खैर, तो आधा पौन घंटे की कार्रवाई के बाद में हम तीनों को सिटी मजिस्ट्रेट के यहाँ ले जाया गया। सिटी मजिस्ट्रेट साहब थे नहीं घर पे, तो हमको बाहर उनके लॉन में बैठा दिया गया। 1 घंटे बाद वो आए होंगे, और लगभग उस समय धुंधलका हो गया था। और हम जब वो आए, उनके जो ऑफिस नुमा जो कमरा था वो घर में, वहाँ शामिल किया। संडे था उस दिन, शायद मुझे याद आ रहा है। उनके घर में ही पे हमको प्रेजेंट किया गया तीनों को। सिटी मजिस्ट्रेट साहब बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, और वो हम लोगों को भाषण देने लगे एक तरह से। उनका कहना था कि तुम जैसे छोटे बच्चे लोगों के नारे लगाने से, प्रदर्शन करने से, इंदिरा गांधी के विरोध में नारे लगाते हुए, इससे क्या हो जाएगा? इमरजेंसी समाप्त हो जाएगी क्या? और उनका पूरा लुब्बे यही था। और वो अपनी भड़ास निकालते रहे। कोई 5-4 मिनट तक तो मैं सुनता रहा। फिर पता नहीं कौन से हुतात्मा, किसी शहीद की आत्मा अंदर आई, और मैं जोर से चीखा और उनका अपना एक उठाया, उनकी मेज पर मारा। और मैंने कहा कि जब बड़े लोग कुछ नहीं करेंगे तो हम छोटे बच्चों को ही कुछ करना पड़ेगा। इतना कहना था कि वो और नाराज हो गए, और उन्होंने पुलिस वालों को बुलाया, बोले तुरंत इनको अभी जेल ले जाओ। खैर कोई बात नहीं। मामले में मतलब मजेदार घटना ये हुई कि वो जेल में हर संडे आते, उनकी ड्यूटी थी। अब वो मुझे देखते। अब उन्होंने हमको 107, 151 की धाराओं में बंद किया था। उससे पहले हम DIR में बंद हुए थे। ये जो धाराओं का खेल है, ये बड़ा विचित्र है। और ये जेल, इसमें जेल में ही पता लगता है कि किस धारा का कितना महत्व है। अच्छा, अगर वहां 302 का कैदी है, तो वो सबसे ज्यादा सम्मानित माना जाता है, क्योंकि वो हत्या करके गया है। उसको लोग सबसे ज्यादा वहां उससे डरते हैं, भय खाते हैं। अच्छा, कैदी भी, पुलिस वाले भी, जेलर के जो प्रशासन होता है वो भी उससे दूर रहता है, मतलब ज्यादा पंगा नहीं लेता। सबसे ज्यादा जो माना जाता है वो जेबकट, चोरी, और 107, 151 वाले माने जाते हैं। अच्छा। जिनकी वहां कोई कदर नहीं होती और उनसे बेगार ली जाती है एक तरह से। उनको लगता है कि ये साधारण सामान्य से अपराधी हैं, तो इनको जितना टॉर्चर करना है, जितना काम करवाना है, वो सब कर सकते हैं। अब हम जब जेल में एंट्री हुई हमारी, तो रजिस्टर में लिखा गया 107, 151, हम तीनों के में। जबकि हम 3 महीने पहले ही उसी जेल में, 2-3 महीने पहले DIR में बंद हुए थे। हमारे जब, लेकिन जेल में जब हम घुसे तो हमने नारे लगाए, जयप्रकाश जिंदाबाद, महात्मा गांधी मुर्दाबाद, आपातकाल नहीं रहेगा, इमरजेंसी के 3 दलाल, बंसीलाल मेहता, ये 3-4 के, अब तो कुछ याद भी नहीं आ रहे वो नारे, लेकिन वो नारे लगाए तो उससे अंदर मैसेज चला गया। और हमारे जितने भी अंदर के जो लोग, जो लोग थे, राजनीतिक बंदी थे, वो जेल में आ गए, मतलब गेट दरवाजे पर आ गए। अब वहां से जब हमको लिखाया गया, बताया गया कि आप तो 107, 151 में ये लोग, ये तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। अच्छा, तो उन्होंने कहा नहीं, धारा लिखना तो पुलिस का काम है, तो हमारे लोग हैं, इन्होंने कौन सा पाप किए हैं। और कोई 15, 20, 25 मिनट वहां झड़प सी चली, तू में हुई। फिर बाद में अधिकारियों का जो था, उनके सुप्रिटेंडेंट का कहना होगा कि नहीं ले जाइए। अच्छा, लेकिन अब हुआ क्या कि मेरे मन में, और मुझे लगा कि ये जानबूझ करके हमको 107, 151 में भेजा गया है। और जब भी वो सिटी मजिस्ट्रेट आते, तो मुझे ही घूरते, मुझे ऐसा लगता। और मैं पता नहीं क्या जुनून था, मैं उनके आसपास ही घूमता था। वो पूरा मुआना करते जब तक उस बैरक में रहते हमारे में, और फिर आधे घंटे बाद चले जाते थे वो। दिलचस्प मोड़ तब आया, आपको ताज्जुब होगा विवेकानंद जी, जेल से आने के बाद वो सिटी मजिस्ट्रेट ही रहे। किसी कारण से उनके बारे में पता लगा, तो मुलाकातें भी हुई। मैं भी थोड़ा राजनीतिक में आ गया था, और पत्रकारिता में भी शुरुआत हो गई थी उस समय। तो पता लगा कि उनके बड़े भाई श्रीकरण जी शारदा अजमेर से आज की उस समय सांसद थे। हाँ, श्रीकरण जी शारदा का नाम सुना है मैंने, अजमेर से सांसद रहे हैं। वो उनके छोटे भाई थे, बोले वो बड़े भाई हैं वो। तो उनको जनसंघ से हुआ करते थे शायद जी। और उस समय तो अगर जनता पार्टी से बने थे 77 में। तो अब चर्चाओं में हो रहे, मैंने कहा अरे वाह, पहले मैं इनके प्रति, तब तक उससे पहले मैं उनको बहुत घृणा करता था। लेकिन जब उन्होंने कहा कि मेरे बड़े भाई जेल में रहे, इमरजेंसी में रहे, और वो अब वहां से सांसद हैं, तो मुझे लगा कि इनकी जो उस समय की जो भड़ास थी, वो उस समय ये रहा होगा कि इनके पास उनके दायित्व रहा होगा, उनका परिवार भी करना है, कैसे करना है।
उनकी जिम्मेदारियां भी रही होंगी, जी। तो शायद उनके कारण मुझे लगा कि वो उस समय लेकिन एक अच्छी घटना भी रही है। जेल में वैसे आंदोलन प्रदर्शन तो होते ही रहते थे, लेकिन कुछ सुखद घटनाएं भी हैं। दिनचर्या क्या रहती थी उस समय जेल में आपकी? जेल में इमरजेंसी हमारे भरतपुर में ज़्यादा संख्या नहीं थी, हाँ। तो इसलिए बहुत ज़्यादा शाखा लगती थी शाम के वक्त, रात दिन को। में समय कैसे आप गुज़ारते थे? क्योंकि ठीक है, सुबह तो स्नान, ध्यान ये वो सब हो गया, थोड़ा बहुत भजन-पूजन हो गया, मान लीजिए व्यायाम हो गया, खेल-कूद हो गया, भोजन हो गया। मान लीजिए 12 बजे भोजन हो गया, 12 बजे से लेके और फिर शाम का भोजन 7-8 बजे होता होगा। ये जो बीच का 6-7 घंटे का समय है, इसमें क्या करते थे? सत्य बात यही है कि अधिकतर लोग ज़्यादा काम नहीं करते थे, अखबार पढ़ते थे, या उन्होंने जो घर से पुस्तकें मंगा रखी थी या वहाँ की जो लाइब्रेरी में कुछ पुस्तकें थी वो पढ़ते थे। और हम जैसे छोटे बच्चों को जरूर बड़े लोगों ने कहा था कि अंग्रेजी पढ़ो, कुछ चीजें तो जानकारी करो। नई जानकारी, नया हाँ, अपना उससे जैसे व्यक्तित्व का कहा गया, विकास हो। शाम के वक्त शाखा लगती थी। अच्छा, आपके साथ में जेल में जो लोग रहे, 30-35 लोग उस समय रहे होंगे, कोई प्रमुख नाम ऐसे ध्यान में हाँ, आते हैं जो राष्ट्रीय पटल पर बाद में चर्चित हुए हों ऐसे? बिल्कुल बिल्कुल। एक तो कैलाश मेघवाल जी के साथ मुझे रहने का सौभाग्य मिला, अच्छा, जो कैलाश जी मेघवाल जो जो राजस्थान के गृह मंत्री विधानसभा बने बाद में जाके, बाद में गृह विधानसभा मंत्री अध्यक्ष बने, रहे। विधानसभा अध्यक्ष रहे। हाँ, उनके उनको बैडमिंटन खेलने का बहुत शौक था। अच्छा। तो एक जोरदार घटना है, वो बैडमिंटन खेल रहे थे हम लोग, तो अचानक एक पत्थर चुभ गया। हुँ, वो क्रिमिनल के बहुत अच्छे वकील थे। अच्छा। तो अगले संडे को उन्होंने कहा, जब सिटी मजिस्ट्रेट आया, कि अगली बार मुझे हड्डी वाला डॉक्टर चाहिए। हुँ, अच्छा। तो हड्डी वाला डॉक्टर आ गया, उन्होंने बिना पूछे उसको कहा कि टेनिस के जूते लिख, अच्छा। हाँ, कि खेलने में परेशानी होती है। हाँ, तो उसने कहा साहब, वो बोले लिख दे, पैर की हड्डी बढ़ गई है। हाँ, वो वकील थे, उनको सब पता था। हाँ, हाँ, तो उन्होंने कहा पैर की हड्डी बढ़ गई है, लिख दे इसमें, हाँ, और इनको टेनिस के जूते उपलब्ध करवाए जाएँ। उपलब्ध कराए जाए। तो तो उन्होंने अपने लिए मंगवाए। हाँ, फिर उसके 1 महीने बाद उन्होंने कहा कि ये खराब हो गए, दूसरे और मंगवाओ। अच्छा। लेकिन पुलिस प्रशासन भी चाहता था कि ज्यादा हल्ला गुल्ला नहीं होना चाहिए, कैलाश जी इससे मेघवाल किस परिस्थिति में थे? मतलब उस समय तो संघ के उन कार्यकर्ता थे या जनसंघ में थे? क्या स्थिति नहीं, थी? वो जनसंघ के नेता थे, अच्छा, उदयपुर के मूल रूप से थे। हाँ, उदयपुर में उनसे उनका ट्रांसफर अजमेर हो गया था, अजमेर से वो जयपुर भरतपुर आए थे। अच्छा। तो एक तो वो सबसे उस समय थे, एक आचार्य गिरिराज किशोर जी, दूसरी बार जब मैं गया हाँ, हाँ, तभी कैलाश जी थे, और आचार्य गिरिराज किशोर जी थे, हाँ। जो उस समय जनसंघ के संगठन मंत्री थे, प्रचारक थे हुँ, हुँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, और जनसंघ के संगठन मंत्री के रूप में दायित्व देखते थे। हुँ, हुँ। गिरिराज किशोर जी के साथ कभी कोई संस्मरण ऐसा ध्यान में आता है उस समय जेल में रहते हुए कुछ हाँ, विशेष? उनके साथ था जेल में। वो उनकी पता नहीं क्या कोई बीमारी हो गई थी, कुछ अस्वस्थ थे, और उसके कारण उनका भोजन जो था, वो रात का खाना बंद हो गया था। हुँ, डॉक्टर वैद्यों ने उनको लिखा था कि केवल आप दूध लेंगे, हुँ, और दूध में कुछ छुआरे या मुनक्के या किशमिश में, छुआरे मुनक्के में से कुछ एक होगा, हुँ, हुँ, वो 5-7 डालते थे। और रात का खाना उनका यही था, और संजोग से मैं जेल में उस समय सबसे छोटा था, हुँ, हुँ, तो मेरी ड्यूटी थी कि जब सबका खाना बन जाए तो चूल्हे में जाकर के उनका पतीला, छोटा सा मतलब आधा किलो दूध पतीले में रखना और ये करना। और उनका बहुत ही सहज और बहुत ही मतलब कहना चाहिए, दाढ़ी उनकी रहती थी, सफ़ेद दाढ़ी, हाँ, वो और तो बिल्कुल साधु संत की तरह रहते थे। हम सबने भी देखा होगा निश्चित रूप से राम जन्मभूमि का जो आंदोलन था उस समय आचार्य गिरिराज किशोर जी विश्व हिंदू परिषद के बड़े कार्यकर्ता थे, बड़े पदाधिकारी थे और उस समय जो उनका स्वरूप दिखता था, श्वेत वसन और श्वेत ही केश उनके और सफ़ेद दाढ़ी, बिल्कुल बहुत लोग कहा करते थे भीष्म पितामह जैसे दिखते थे। अच्छा, जनसंघ में आने से पहले जो प्रचारक थे, तो उनकी विद्यार्थी परिषद में वो रहे थे। अच्छा। विद्यार्थी परिषद की जिम्मेदारी थी, और मध्य प्रदेश में उनका काफी समय रहा था। अच्छा, तो ये जो कालखंड बीता, आपातकाल में आपका जेल में रहना हुआ, बाहर आ गए, उसके बाद में आप पत्रकारिता में आ गए। पत्रकारिता में काम करते-करते जो मेरे को जानकारी है कि कुछ समय राजनेताओं के साथ भी आपका रहने का कुछ अवसर रहा। ऐसा विजयाराजे सिंधिया जी के साथ में आपका जुड़ाव रहा, कैसे क्या कुछ ये? इमरजेंसी समाप्त हुई, तो 21 महीने खत्म हो गए, घर पे जाना हुआ, तो स्वाभाविक है, बीकॉम उस समय तक मैंने कर लिया था। तो सब, एक आदमी के पास लगता है युवा हो गए तो आपकी कुछ अर्निंग होनी चाहिए, तो उस दृष्टि से सोचा कि भाई क्या किया जा सकता है। लेकिन इमरजेंसी में मैं अभी आपको और बहुत चीज़ें बताना चाहता हूँ, जो आपकी शायद जानकारी में या बहुत सारे लोगों ने हुआ। जी। उस समय जो पैम्पलेट बढ़ते थे, हाँ। मैं मतलब आगे जाए उससे पहले अपन ये बताना चाहता हूँ, इमरजेंसी में पैम्पलेट जो छोटे-छोटे पत्रक होते हैं, हुँ, हुँ। ये छापने की ज़िम्मेदारी भी हमारे साथी पर थी एक बार। अच्छा। पहले गुजरात से आते थे,
फिर बाद में गुजरात में जो सरकार बदली थी, चिमनभाई पटेल कांग्रेस की सरकार थी, वो जब हट करके विरोधियों की सरकार आई थी, कांग्रेस विरोध में सरकार आई थी, लेकिन उसको जल्दी ही इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाने के बाद में भंग कर दिया था। तो इसके कारण वहां से छप के आना बंद हो गया था। मैं मेरे पे जो जो 21 महीने जो रहे, उस 21 महीने में एक जिम्मेदारी ये भी थी कि मथुरा से जाकर के पैम्पलेट एक प्रेस पे छपते थे, वहां से उनको लेके आना। बाद में उतने पैसे लगते थे, तो हमारे एक मित्र जो इस कार्य में जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि प्रिंटिंग प्रेस ही अपन डाल लेते हैं। अच्छा। तो उन्होंने भरतपुर में, उनका नाम था राम खिलाड़ी रावत, अब वो स्वर्गीय हो गए, उस समय वो उन्होंने अपने चाचा जी से 2000 रुपए की व्यवस्था की और एक प्रिंटिंग प्रेस ही ले आए खरीद करके। सब कुछ सीखा उन्होंने, वो भी इसी काम में थे पहले। अब सब कुछ सीखा उन्होंने, किस तरह से कंपोजिंग करते हैं, कैसे वो टेबल बनाते हैं, और सारा सब कुछ सीखा और उन्होंने वो छापने लग गए। हैंड पैंडल वाली प्रेस थी, पैर से चलती थी, एक एक पर्चा रखते थे उसमें। और वो बहुत ही बड़ा, वैसा कहना चाहिए, काम था जो बड़ी गंभीरता से और अंधेरे में और शहर के बीच में उन्होंने कमरा लिया था, शहर से लगा हुआ था कि शोर-गुल में भी वो आवाज़ नहीं जाए। और मतलब वो मुझे वो क्षण याद आ रहे हैं कि किस तरह से वो हालाँकि मुश्किल से उसकी लंबाई 7 या 9 इंच होती होगी पर्चे की, और वो चौड़ाई कुछ 4-5 इंच होती होगी, इतना बड़ा पर्चा छपता था, लेकिन वो ऐसा लगता था जैसे कि कोई बम बन रहा है। अच्छा। एक एक पर्चा छपता था, फिर वो रखा जाता था, फिर वो आगे कैसे जाता था वो तो राम खिलाड़ी जी रावत की वजह से। लेकिन मेरी जिम्मेदारी उनके साथ ये थी कि मैं बहुत छोटा था, कि वो उनके साथ कंपोज करना और उसको हैंडबिल को छपना, फिर उनके साथ मदद करना। अच्छा। लेकिन वो समय उन्होंने जो संघ के प्रचारकों से ज्यादा मेरा जो जेल का जो मतलब जो 21 महीने में जो रहा, उसमें जो स्वयंसेवक थे ना, उनका जो मदद मिली या जो सानिध्य मिला, वो बहुत ही मतलब स्मरणीय, और लगता है कि संघ ने उनको कितना सिखाया। आपको ताज्जुब होगा, सतीश भारद्वाज नाम के अभी भी हैं, वो स्वयंसेवक थे, और उनकी जिम्मेदारी उस समय दे दी गई, और ब्राह्मण परिवार की उनको जिम्मेदारी दे दी हरिजन बस्ती में जाकर के वॉलीबॉल क्लब खोलने की। मतलब मैं हमको भी वो लेके गए शुरुआत के दौर में कि नहीं, शाखा वहाँ एक तरह से शाखा थी वो, कि वहाँ इसको बैठा सही करना शुरू करना है। तो संख्या के लिए में 4-5 लोग वो आते थे, 4-5 लोग हम बाहर से आते थे, और उनका मैं देख करके बाद में लगता था कि किस तरह से उन्होंने अपने आप को, या मतलब जो संघ में सिखाया जाता ना, कोई जातिवादी का भेदभाव नहीं है, कुछ नहीं है, उसका प्रत्यक्ष दर्शन हुआ, उदाहरण देखने को मिला। निश्चित रूप से दर्शकों को ये बात मैं विशेष रूप से इंगित करना चाहूँगा कि इस दौर में जब राजनीति के कारण जातिगत वैमनस्यता बढ़ती है, द्वेष बढ़ता है, एक जाति के कुछ नेता दूसरी जाति के खिलाफ कुछ अनर्गल बयानबाजी करते हैं और तनाव की स्थितियां बनती है, ऐसे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे संगठन जो जाति पाति का भेद नहीं करते, आज भी एक आशा की किरण दिखाते हैं। और जो लोग वैचारिक रूप से संघ के विरोधी हैं, उनके लिए भी ये बात महत्वपूर्ण हो जाती है कि केवल आज की बात नहीं है, उस दौर में भी आप सोच सकते हैं 50 वर्ष पहले भी संघ इसी पद्धति पर काम करता था कि ब्राह्मण समाज के व्यक्ति को हरिजन बस्ती में भेजा है संघ की शाखा लगाने के लिए। और इस संदर्भ में तो ऐसा बताया जाता है कि संघ शिक्षा वर्गों में कुछ बार एक दो उदाहरण ऐसे आते हैं कि महात्मा गांधी का भी जाना हुआ और उन्होंने भी पता किया कि यहाँ भोजन कौन बनाता है, वहां पर सब एक पंक्ति में बैठकर भोजन करते हैं। निश्चित रूप से संघ ने यही कहा है, हिंदवः सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत, मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता। ये समानता की बात जो है, ये भाव जो है, ये संघ की शाखाओं के माध्यम से भी आता है और कार्यकर्ता तो उसी भाव को जीते भी हैं कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। ये इस राजेंद्र जी के जो संस्मरण से भी निश्चित रूप से बात स्पष्ट होती है। देखने को मिला, साक्षात देखने को मिला कि वो उनके परिवारों में जाते हैं, वहाँ पानी पीते, चाय पीते, हम भी उनके साथ जाते। तो शुरू में तो बड़ा अटपटा सा लगा, लेकिन उनके कारण हम सहजता से लेने लगे। मतलब कहीं आया भी होगा दिमाग में, क्योंकि लेकिन फिर बाद में महसूस हुआ कि नहीं, यही कुछ बड़े हैं हमसे, बड़े बहुत बड़े हैं, और यही नहीं महसूस करे तो हमारे को तो काम दिमाग से उतर गया होगा। लेकिन मुझे अब याद आता है कि वहाँ के उस माहौल में वो कैसे जाते थे, हर एक घर में जाते थे, उनको युवाओं को इकट्ठे करते थे कि वॉलीबॉल खेलने आइए। और उनमें से जैसे मैंने बताया कि सेवादास हरिजन जो थे तो जेल भी गए, और वो हमारे साथ जेल में भी रहे। हम उनके साथ मतलब चाहिए, आज की तारीख में तो केवल बैंक से रिटायर्ड हो गया, लेकिन मतलब वो एक अनुभव था। ऐसे जब राम खिलाड़ी रावत का दे रहा हूँ उदाहरण, वो उस समय पांचजन्य अखबार छपता था। तो जब मैं जेल से बाहर आया पहली बार में, तो घर तो गया ही नहीं,
क्योंकि घर जाना तो सहज ही नहीं था, भूमिगत, और वो घर से पिताजी की नाराजगी भी थी। तो मैं उनके साथ ही रहा। तो उन्होंने पांचजन्य अखबार की वितरण की जिम्मेदारी मुझे दे दी कि जिससे कि मेरी आय का मतलब कुछ आय का जरिया हो बन सके, जाए, ठीक है। क्योंकि मैं उस समय होटल पे एक माह खाना खुद बना नहीं सकते थे, मुझ पर तो आता भी नहीं, आज भी नहीं आता। तो एक होटल में पीपा रख देते थे, उस पीपे में ये घी का आधा 1 किलो का डिब्बा होता था, और वो 30 रुपये या 15 रुपये लेता था शायद उस समय, और खाना बनाता था आपके सामने जितने लोगों का बनवाना है, और वो देता था। तो मतलब उन्होंने उस समय कहा कि नहीं ये अजीब का, तो मतलब बड़े जो जो थे संघ के जो संस्कार हैं, उन्होंने ये भी मदद भी की पूरी पूरी, नहीं कैसे आपको एस्टेब्लिश होना है, संघर्षों में भी रहना है, और अपना काम भी झुकना नहीं चलाना है, झुकना नहीं है किसी से। अगर आपके पापा या मतलब जो भी घर की स्थितियां ऐसी हैं, तो आपको अपना काम में रहना है, तो उसमें मदद भी करनी है। तो उन्होंने बहुत अच्छी, और उनके साथ तो वो तो बाद में पता लगा कि वो 2000 रुपये लेके आए थे, और वो से प्रिंटिंग प्रेस चलाई। और आपको ताज्जुब होगा विवेकानंद जी, वो संजोग से क्या हुआ, 2 महीने बाद ही संघ ने वो स्थितियां बदल गई कि नहीं अब पर्चे नहीं छापेंगे, स्थितियां और बदल रही हैं, अब वो पर्चा छपना बंद हो गया, अब वो 2000 रुपये का उनके ऊपर लोन हो गया। उस समय 2000 रुपये का बड़ी चीज हुआ करती बहुत थी, बड़ी चीज थी। उन्होंने बाद में वो LLB की कर रहे थे उस समय, तो अपनी उस आमदनी से वकील बनने के बाद में उन्होंने वो पैसे चुकाए। मुझे वो घटनाएं याद आ रही हैं कि वो कैसी परिस्थितियों से वो निकल रहे थे। निश्चित रूप से ऐसे हजारों उदाहरण होंगे कि जिन्होंने उन विषम परिस्थितियों में काम किया, लेकिन विचार के साथ जुड़े रहे, तत्व के साथ जुड़े रहे, और इसी कारण से संघ निश्चित रूप से आगे भी खुद बढ़ा। भी झुके नहीं, और दूसरों लोगों को भी मदद की कि नहीं संघर्ष में रहना है, खड़े रहना है। आपातकाल की खूब चर्चा हो गई, अब चाहेंगे थोड़ा सा धारा हम बदलें। आपके आगे का जो जीवन रहा, जिस तरीके से आप विजया राजे जी के साथ जुड़े, पहले तो मैं चाहूंगा कि वो एक बार जानकारी है, कैसे क्या जुड़ा हुआ उनके साथ में काम का। इमरजेंसी समाप्त हो गई, तो काम धाम की तलाश में रहे। तो उस समय लगा कि राजनेता मतलब वो राजनीति में रहना है। शुरुआत में तो ये लगा कि हम भी राजनीति में करेंगे, जैसे लोग और जेल में आए थे, क्योंकि हमारे कुछ लोग साथी जैसे नाथू सिंह जी थे जो हमारे साथ, मैं उनके साथ रहा हूं कहना चाहिए। नाथू सिंह जी गुजर नाथू सिंह जी गुजर जो यहाँ महाराजा कॉलेज के थे, वो जब उनका ट्रांसफर हो गया था भरतपुर, बाद में वो MP बने, तो उसी समय के साथ रहे, तेल मालिश करते थे जेल में। जो भी समय था सदुपयोग कैसे किया, आपने पूछा तो क्या यही होता था वहाँ उस समय, तेल मालिश करो, एक दूसरे को पढ़ाओ लिखाओ, या कुश्ती, ये पहलवान टाइप पे थे तो ये कुश्ती सिखाते थे, समय पास करने के है। तो मुद्दे की बात ये थी कि वो उसमें बाद में ये लगा कि भाई कुछ आमदनी का जरिया होना चाहिए, तो धीरे धीरे पत्रकारिता की शुरुआत हुई। लेकिन पत्रकारिता में आपको पता ही है विवेकानंद जी, आमदनी नहीं होती, मान सम्मान तो मिलता है। राजनेता आपको बैठा करके चाय तो पिला देगा जी, लेकिन वो परिवार चलाने के लिए तो आपको व्यवस्था आपको ही करनी पड़ेगी। दैनिक जिन जो खर्चे हैं उनकी भी भरपाई नहीं होती है। ठीक बात। तो उस स्थिति में फिर वो आचार्य गिरिराज किशोर जी का संयोग से भरतपुर आगमन हुआ, प्रवास होगा। वो उस समय भारतीय जनता पार्टी बन चुकी थी, नहीं बनी भारतीय जनता पार्टी नहीं 80 में बनी पार्टी, 80 में बनी थी, तो 80 बनी थी, तब तक 80 का दौर भारतीय जनता पार्टी बन चुकी थी। 2-3 साल में पत्रकार बन चुका था, रह चुका था, मतलब काम कर रहा था। इस बीच में मुझे समझ में आ गया कि पत्रकारिता की अर्निंग नहीं होती है। मेरी उदयभानु अखबार था धौलपुर में, दैनिक अखबार, मैं उसका भरतपुर में संवाददाता था, और वो आज की तारीख में भी लगता है, उस समय तो और भी बड़ी बात थी, पर सरकार से अधिस्वीकृत होना, मैं उस समय अधिस्वीकृत भी हो गया। अच्छा, तो उस समय शायद मेरा नंबर मुश्किल से कोई था 300वां नंबर था शायद। अच्छा। मतलब उस समय पूरे राजस्थान भर में 300 लोग पत्रकार, हाँ अधिक स्वीकृत थे। आज भी कोई ज्यादा नहीं है, 2000 ही लोग होंगे संख्या में, बहुत बहुत बड़ी बनी है। तो लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि मैं उस समय भी अधिस्वीकृत हो गया था, लेकिन आमदनी नहीं थी पत्रकारिता से। आपको मन सम्मान तो मिलता है, लेकिन पैसे नहीं मिलते। तो उस दौर में दिमाग में आई कि फिर कुछ नौकरी कर ली जाए। अच्छा, तो आचार्य गिरिराज किशोर जी आए थे उस समय। वो उस समय भारतीय जनता पार्टी का कार्य से उनको प्रचारक थे, तो ऊपर से संख्या हुआ होगा, तो उनको विश्व हिंदू परिषद की जिम्मेदारी दे दी गई। अच्छा, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की। संजोग से विश्व हिंदू परिषद का कार्यालय दिल्ली में जो हेड ऑफिस था, वो राजमाता विजय राजे सिंधिया का जो सरोजनी नगर में कैंपस है बहुत बड़ा, उसकी एक बिल्डिंग में चलता था। अच्छा, तो वो मेरी एप्लीकेशन ले गया, और 7 दिन बाद मुझे एक टेलीग्राम मिला। अब आपको ताज्जुब होगा कि कितनी चिंता करते हैं। वो एक टेलीग्राम की कॉपी मुझे मिली आचार्य गिरिराज किशोर जी की, एक टेलीग्राम की पर्ची, मतलब टेलीग्राम मिला केदार लाल जी अग्रवाल को, जो उस समय प्रचारक की तरह ही थे, संगठन मंत्री का तरह काम देते थे, करौली के रहने वाले थे। वो भी जेल में थे, मैं उनके साथ भी जेल में रहा था। आचार्य गिरिराज किशोर जी उस समय जेल में थे।
कि मैं अकेला नहीं जाऊं, छोटा हूं, हाँ, हाँ, तो इस जिम्मेदारी के रूप में केदार जी की जिम्मेदारी दी गई कि मुझे ग्वालियर ले जाकर के सरदार आंग्रे जो राजमाता जी के पीएस हैं हाँ, हाँ, उनसे मिलवाए जाए। अच्छा, शायद हो सकता है ये सोचा होगा पैसे नहीं होंगे मेरे पास, हाँ, या एक परिचय की दृष्टि से एक अभिभावक के तौर पे वो जाएं, जी, जो भी उनका भाव रहा होगा। हम्म, लेकिन मुझे वो केदार जी आए, उन्होंने कहा भाई आचार्य जी का फोन मेरे पास मैसेज आया है और अपने को इस तारीख को चलना है। मैं पहुंचा और वहाँ पर हमने, वो भी एक जोरदार घटना है। जी, मैं जब रहा वहाँ पहले दिन गया, हाँ, तो उन्होंने कहा कि कल सुबह से अपना दौरा शुरू होगा, अ, सरदार आंग्रे जी ने कहा, और उसी में आपका टेस्ट होगा। अच्छा, 3 दिन तक केदार जी तो मुझे छोड़ के चले गए। 3 दिन तक मैं उनके साथ दौरे में रहा। उन 3 दिन में उन्होंने रोज कम से कम 6 कार्यकर्ताओं की मीटिंग करते थे वो, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उस समय जी, बन रही थी, उस समय नई नई भारतीय जनता पार्टी की 6 दिन में 6 मीटिंग करते थे, लगातार दौड़ते रहते थे। उन 3 दिनों में वो इतनी मीटिंगों में दौड़े, और किसी मीटिंग में वो कभी खुल करके नहीं हंसे। अच्छा, इतने गंभीर व्यक्तित्व के मालिक थे वो, और काम ही काम, काम के अलावा कोई दूसरी बात ही नहीं। उसके इनके व्यवहार से 3 दिन बाद जब हमारा काम खत्म हुआ, तो रात में तय हुआ कि भाई अब ये तय हो जाएगा कि मेरे को पास हुआ हूँ या फेल हुआ। तो मुझे लगा उन्होंने मुझे पास कर दिया, और उन्होंने कहा कि नहीं वो आगे चलो। आगे चलने का मतलब था कि संगठन का जो 3 दिन का काम था वो खत्म हो चुका था, और हम उनकी उनकी रियासत थी देवास, जहाँ के वो राज परिवार से जुड़े हुए थे। वहाँ सुबह पता नहीं मेरा केस क्या लगा मुझे कि यार 3 दिन में जिस तरह से इनका कठोर व्यक्तित्व था, कैसे मैं रह पाऊंगा इनके साथ। अच्छा, विजयराजे जी का, सरदार सरदार आंग्रे का, हाँ, अच्छा, आप उनके विजयराजे साथ, का तो वो भी कोई संबंध ही नहीं था, परिचय ही नहीं था। अच्छा, अब तो सरदार आंग्रे के साथ ही थे उस समय हाँ, तो, जी, क्योंकि मुझे तो उनके साथ लगाया गया था। जी, तो मैंने कहा साहब मैं तो, मुझे आपके साथ मैं नहीं रह पाऊंगा, मैं फिर जाऊंगा। और मैं वहां से जब मैं चलने लगा तो उन्होंने कहा क्यों, क्या हुआ ऐसा? मैंने कहा आपका जो व्यवहार है बहुत ही कठोर था, कठोर है, और मुझे नहीं लगता मैं आपके साथ रह पाऊंगा। तो देखिएगा उनका भी बड़प्पन, उन्होंने तुरंत मुझे उस समय 500 रुपये निकाले और दिए, बोले ये आपका, आपको नहीं रहना है, कोई बात नहीं, ये लीजिए आप जाइए। मैं यहाँ आया, संजोग से फिर किन्हीं कारण से आचार्य गिरिराज जी कुर्सी से परिचय हुआ। उनको जब वैसे ही मैंने उन्हें बताया, तो वो बहुत नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि नहीं तुमने गलती की है। उनको अपनी परेशानी बतानी चाहिए थी, कठोर किस तरह का, आपसे आपके साथ क्या हुआ था। कहानी ये बनी, मतलब घटना ये घटी कि मुझे ऐसी स्थिति आ गई। मैंने कहा नौकरी गई, सरदार अंग्रेजी नाराज हो गए, कोई बात नहीं, आचार्य जी नाराज नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये बड़े अभिभावक है मेरे, यही है मैटर तो असली। तो मैं वहाँ, मैं जिन समय में ये चर्चा हो रही थी, तो दूसरे संगठन मंत्री थे दामोदर जी शर्मा। तो उन्होंने कहा कि कुछ जुगाड़ करो, सोचो कुछ कैसे इस बात को बनाया जा सकता है जो बिगड़ गई है। तो मैंने सोचा कि मैंने कि सरदार अंग्रेजी को एक चिट्ठी लिखते हैं कि आपके साथ जो मैंने समय बिताया है वो मेरे जीवन का अमूल्य है, और मैं उसे कभी नहीं भूल पाऊंगा। विवेकानंद जी, आपको ताज्जुब होगा कि 4-5 लाइन की मैंने वो चिट्ठी लिखी और भेज दी। 7 दिन बाद वहां से टेलीग्राम आया कि इस 15, मतलब जो भी था कि इस तारीख को आप आके मिली है। इससे पहले वहां से अपॉइंटमेंट लेटर आया, अच्छा, जिसमें लिखा हुआ था आपको प्रेस अटैची के रूप में नियुक्त किया जाता है, आपके 400 रुपये माहवार तनख्वाह होगी, रहने की सुविधा दी जाएगी। 3-4 लाइन का पत्र था वो, और बाकायदा लेटर हेड पे आया था, रानी महल जो वहाँ का जो उनका सिस्टम था, पीएस उनके दस्तखत थे वो। अब तो मैंने कहा जाना ही पड़ेगा, और मैं वहाँ पहुंचा। वो उनको घटना वो याद तो स्वाभाविक होगी, लेकिन उन्होंने चर्चा की होगी उस पत्र के बाद। तो जो उनके नीचे के अधिकारी थे उन्होंने कहा साहब एक लड़का है जो सोच के आया होगा कि यहाँ कैसे साथ रह लो, ऐसे कैसे रह लो, तो बाकायदा कोई सिस्टम होना चाहिए, ये सोचा होगा शायद। अब मैं आगे तुमसे मुझे जब मैं पहुंचा वहाँ मुलाकात हुई, तो उन्होंने पूछा टाइप करना आता है? मैंने कहा नहीं आता। तो बोले पहले टाइप सीखो। स्वदेश करना सीखा आपने? तो टाइप करना सीखा, और उन दौरान मैं उनके साथ लगा। अब एक जोरदार मजेदार घटना घटी, जो राजस्थान की मुख्यमंत्री रही है वसुंधरा राजे जी, जी, ये उस समय शुरुआत हो रही थी इनकी चुनाव की राजनीति, तैयारी होगी इनकी राजनीति में लाने की तैयारी हो रही थी, मानस बनाया जा रहा था जी, परिवार में। तो सोचा गया कि मुरैना जो ग्वालियर से नजदीक है, वहां से इनको चुनाव लड़ाया जाए।
तो ये चर्चा होगी और मुझे कहा गया एक दिन सरदार अंग्रेज ने बुलाया और कहा कि आप जाकर के वसुंधरा जी से मिल लीजिए और इस तरह से है कि किस तरह से चुनाव में काम करना है, क्या क्या हो सकता है, क्योंकि मैं तब तक वहाँ के जो बीजेपी के जो संगठन मंत्री थे उनके साथ मेरा जुड़ाव हो गया था। पार्टी कार्यालय में भी रहा जाकर के मैं वहाँ, और उसके कारण मेरा संगठन मंत्री और वहाँ के बीजेपी के कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से, राजनेताओं से सबसे संपर्क हो गया था। और रानी महल में तो नौकरी थी राजमाता विजय सिंधिया की। ये 2-3 महीने की बात होगी शायद मेरे वहाँ पहुँचने के। और उसके बाद में मैं जब उनके निर्देश हुए तो मैं विजय राजे सिंधिया जी के कमरे में गया, वसुंधरा जी के कमरे में मैं गया। तो करीब कोई घटना, ये 2 बजे के बाद होगी शायद। तो मैंने जैसे ही कमरा खोला तो उस पूरे कमरे में अंधेरा और धुआं ही धुआं। मुझे इस जो धूम्रपान होता है उससे एलर्जी है, मुझे छींक आ जाती है, बहुत तेज छींक आ जाती है। तो जैसे ही मैंने कमरा खोला तो मुझे लगा कि मुझे कुछ ऐसा होने वाला है। अच्छा। तो मैंने कमरा बंद किया और मैं वापस आ गया और मैंने उनसे कहा कि साहब उस कमरे में जो धुआं है, उस धुएं से तो मैं अंदर जा ही नहीं सका, मुझे तो छींक आने लग गई और मेरे को तो स्थिति मेरी खराब हो गई है। तो वो समझ गए, वो तो जानते होंगे जो भी स्थिति होगी। तो रात को खाने की टेबल पर, डिनर टेबल पर जब बात हुई तो उन्होंने ये चर्चा की और वो मेरा ना करना एक दृष्टि से मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ। राजमाता विजयराजे सिंधिया जी को भी उसी से एलर्जी थी। अच्छा। वो मेरे को बाद में पता लगा कि जिस कार में, टैक्सी में जब दौरे करती थी वो बहुत, वो करीब करीब मेरे ख्याल में 20 दिन पार्टी के कार्य से देश भर में दौरे करती थी। अच्छा। तो उन टैक्सियों में किसी बाहर जब जाएंगे तो उनकी खुद की टैक्सी गाड़ी नहीं होती थी। मध्य प्रदेश में तो उनकी खुद की कार चलती थी, लेकिन मध्य प्रदेश से जब बाहर जाएंगे तो टैक्सी लेते थे संगठन की तरफ से। अगर उसमें ड्राइवर ने बैठ करके सिगरेट या बीड़ी पी ली है तो वो उस टैक्सी में नहीं बैठ पाती थी, इतनी परेशानी रहती, इतनी परेशान हो जाती थी। तो ये बात उनको बहुत अच्छी लगी, तो बोले ठीक है उसको मेरे साथ लगा दो। अच्छा। और मैं पहली बार उस घटना के कारण 3 दिन बाद मुझे फ्लाइट से, पहले रेल से दिल्ली गया और दिल्ली से मुझे बेंगलोर जाना पड़ा। मेरी जिनका पहली बार फ्लाइट में अनुभव मिला, क्योंकि वो बेंगलोर के दौरे पे थी, वहाँ किसी कारण से कुछ रहा होगा जरूरत, तो मुझे भेजा गया। अच्छा। तो मेरी उस समय एक गरीब परिवार में मैं जन्मा। मेरे तो राजमहल में जाना ही झोपड़ी से महल में जाना था। मेरे मित्र लोग भी और मेरे जो पिताजी के जो मित्र थे वो सब लोग सोचते थे, एक चर्चा भी करते थे कि वास्तव में वहाँ है क्या है। हाँ, एक तिलिस्म सा लगता है सामान्य लोगों को, उस समय भी था। और तो मेरे पिताजी वो चिट्ठी लेटर बताते थे, अपॉइंटमेंट लेटर, कि भैया उसको यहाँ भेजा गया है, ये उसकी नौकरी है वहाँ। तो वहाँ जब मैं, और मेरे लिए भी वो बड़ी अच्छी कि मेरे को रहना, मैं महल में था। हाँ। और वो जो पहली बार जब फ्लाइट में गया वो भी एक रोमांचक घटना थी। खैर ये जिंदगी की घटना थी। और उस समय तो राजमाता के साथ में जो है आपका, विजया राजे जी के साथ में लगभग कितने समय, 3-3.5 वर्ष तक रहना? नहीं, 2.25 साल 2.5 साल रहा। 2.25 साल 2.5 साल रहे, फिर वापस क्यों आए? क्या मन वहाँ नहीं लगा या कोई घटना ऐसी हुई, क्या बात रही? राजनीति में नहीं, उनका बहुत अच्छा था। वो जिस तरह के ध्वल सफेद शुभ्र वस्त्र पहनती हैं वैसे उनका मन था, और बहुत ही शांत स्वभाव, और बिल्कुल पार्टी संगठन इसके अलावा कोई बात नहीं। मुझे संजोग से उनके साथ उस समय गंगा जल यात्रा शुरू हुई थी। अच्छा। तो गंगा जी से लेकर के रामेश्वरम तक वो यात्रा चली थी। मेरे उनके कारण, मुझे दौरा में करने के कारण उन्हें पूरा कर्नाटक, पूरे देश में मुझे घूमने का मौका मिला, समझने का भी मिला कि कहाँ किसकी भाषा कैसी है, खान पान भी मिला। फिर छोड़ने का क्या कारण बना? छोड़ने का कोई बहुत बड़ा कारण नहीं, लेकिन एक छोटा सा कारण बना। हम लोग नैनीताल के पास में एक रामगढ़ जगह है। अच्छा। वहाँ इनका ऑर्चर्ड है, बागान है। उस बागान में किसी कारण से वो ऑर्चर्ड को लेने का भी एक घटना है, वो मैं आपको बताऊं, बहुत जोरदार घटना घटी। ग्वालियर में राजमाता विजयराजे सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में थी, और उनका जो पुत्र थे माधवराव सिंधिया इमरजेंसी में कांग्रेस में चले गए थे। पहले वो जनसंघ में ही थे। तो स्वाभाविक रूप से जब नया मुल्ला होता है तो अल्लाह अल्लाह ज्यादा पुकारता है। तो उनको ये दिखाना था कि मैं माँ से बिल्कुल नाराज हूँ और वो अलग अलग है। तो आपको एक जोरदार घटना बताता हूँ, फिल्मी स्टाइल की, जो मेरे एक साथ ग्वालियर में घटी। मैं ग्वालियर में जिस जगह रहता था उसका नाम था हिरण्यवन। नहीं, वो तो था संत कुटीर, सॉरी। और सरदार आंग्रेज जिस जगह थे उसका नाम था हिरणवन।
एक पूरी कोठी थी जिसमें कम से कम मुझे लगता है 15-20 कमरे होंगे, और सेम ऐसी थी साधु संत कुटीर जिसमें मैं रहता था। संपत्तियों पर उस समय दोनों माँ बेटों के बीच में जो खींचतान शुरू हो गई थी, कौन इसका कब्जा करे। तो उन दोनों कोठियों पर एक बार कब्जा किया गया, और बड़ा योजनाबद्ध तरीके से किया गया कि जिस समय राजमाता विजयराय सिंधिया, सरदार आंग्रे और परिवार के लगभग सभी बड़े सदस्य लंदन में थे, और सैटरडे का दिन था। अचानक दोनों कोठियों पर उनके बाकायदा समर्थक गए, जिन्हें आप गुंडे भी कह सकते हैं, और उन्होंने जाकर के उस पूरे दोनों महलों पर कब्जा कर लिया। अच्छा, हथियारों के साथ पहुंचे होंगे। बिल्कुल, वो सीन बिल्कुल मुझे याद आ रहा है, फिल्मी स्टाइल का सीन। फिल्मों में देखते हैं। जैसे ही यहाँ पता लगा तो वहाँ सेजवलकर वहाँ सांसद थे बीजेपी के, ग्वालियर से, वो और ये इनके एमएलए को लेकर के ये गए। हम जैसे ही उसकी जो दरवाजे की पाउंड्री पे पैर रखने लगे, तो सामने से बंदूक ताने हुए एक व्यक्ति की तेज आवाज आई फिल्मी स्टाइल में, खबरदार अगर एक कदम अंदर रखा तो गोली से उड़ा देंगे। क्या बात। और इतना कहना था कि बिल्कुल गेट से पीछे पैर करना पड़ा, क्योंकि पता था सरकार इनकी है। हाँ। और उस 2 दिन में कुल मिलाकर के ये रही कहानी कि वो सारा सामान उन कोठियों से जो महल थे खाली कर दिया गया, और पुलिस ने ये कह करके कि ये विवाद का विषय है, कोर्ट में तय करिएगा किसकी संपत्ति है, और उसमें जब ताला लगा दिया गया। वहां से मेरी वसुंधरा जी और सरदार आंग्रे जी की बेटी से चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि आप भी एफआईआर दर्ज कराओ, क्योंकि केस दर्ज करे हुए हमारे सामान ले गए। और मैंने कहा नहीं, मैं तो, मेरा कोई ऐसा ज्यादा सामान भी नहीं गया, एक अटैची गई, एक होल्डोल गया, 2 जोड़ी जूते गए, 2 जोड़ी कपड़े गए, मुझे केस दर्ज नहीं करना। लेकिन मुझे लगता है शायद वहां से उनके मन में लगा कि ये तो बिल्कुल वैसा व्यक्ति नहीं है जैसे हम कह सकें वैसा कर सके। टूल बनने वाली बात हो गई हाँ, तरीके से ना। तो मैंने कहा नहीं, मैं उस तरह से नहीं बन सकता, मेरे को एफआईआर दर्ज नहीं कराई, क्योंकि कल आप तो माँ बेटे का मामला है। हाँ। मुझे थोड़ी सी समझ थी कि माँ बेटे का मामला है, कल एक हो जाएंगे, हम बेबाजे कोर्ट कचहरी में चक्कर लगाते हुए डर लेंगे। वो एक घटना घटी, और उसके वो ही घटना फिर लास्ट में वहां हुई, मुझे लगता है सॉरी रामगढ़ में। फिर रामगढ़ पास में जयपुर के लिए याद आ रहा है, वहाँ रामगढ़ नाम की जगह है, नैनीताल से लगभग कोई 20-25 किलोमीटर दूर है, वहाँ इनका ऑर्चर्ड है। वहां पर राजमाता जो परिवार में चर्चा हुई, वो उस समय माधवराव जी सिंधिया के कब्जे में था। अच्छा। वो ऑर्चर्ड। तो वसुंधरा जी राजमाता जी के साथ रहती थी, और वहां पर जो सांसद थे अकबर एबट डम्पी, वो वसुंधरा जी के मित्र हैं, निकटतम मित्र हैं। तो उन्होंने उनके माध्यम से वहां कब्जा कर लिया। जब वहां कब्जा कर लिया तो विजयराजे सिंधिया जी वहां पे देखने या ये कर्मियों की छुट्टी मनाने के लिए हम लोग वहां गए, और वहां कुछ आवास को लेकर के, ठहरने को लेकर के, क्योंकि डम्पी जी वहां आए और उनके साथ उनके लवाजमा आया, तो वहाँ ठहरना का तो बहुत कम था, क्वार्टर कम थे, तो उसको लेकर के थोड़ा सा वाद विवाद हुआ। और मैंने कहा कि भाई मुझे अब आपकी नौकरी नहीं करनी, क्योंकि अब मैं कार्यकर्ता के नाते यहाँ आया था, अब आपका व्यवहार कार्यकर्ता से ज़्यादा एक सर्वेंट की तरह है, वो मेरी मानसिकता में नहीं है। और मैं ये कह करके वहाँ से फ्री चल दिया। बस एक ही बात थी कि मैं कार्यकर्ता की सोच के आया था, अब मुझे यहाँ सर्वेंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं, ये मेरे गवारा नहीं है, मैं वहाँ से चल दिया ये कह करके। और मैं, लेकिन मुझे सरदार आंग्रे जी का अभी भी याद है, वो वहाँ आए, उनका नहीं ऐसे नहीं, राजमाता जी ने कहा ऐसे नहीं जाएंगे, सरदार आंग्रे जी आने वाले हैं, उनसे कह करके आप जाइएगा। 3 दिन बाद सरदार आंग्रे जी भी वहाँ आए। सरदार आंग्रे जी ने कहा कि नहीं, अभी आप गुस्से में हैं, सोचिएगा, अपन 15 दिन बाद ग्वालियर में मिलेंगे, तब आप विचार करेंगे कि आप फाइनल डिसीजन क्या लेना है। मतलब आप उस समय राजमाता विजयराजे सिंधिया का माया पत्रिका चलती थी, जैसे आज इंडिया टुडे चलती है, उस समय माया चलती थी, बहुत कुछ लिखा जाता था सरदार आंग्रे के बारे में, राजमाता जी के बारे में, माधवराव सिंधिया के बारे में। उस समय के अखबारों की सुर्खियां बनते थे ये परिवार, क्योंकि ये राजघराना बहुत ज्यादा बीजेपी को सपोर्ट कर रहा था। और पहले वो राजमाता जी का जानकारी शायद लगभग सभी लोगों को होगी, पहले वो कांग्रेस में थी, कांग्रेस को बहुत सपोर्ट करती थी। उन्होंने अपना घर मतलब धन दौलत लुटा करके कांग्रेस को जिताया। और डीपी मिश्रा शायद उस समय वहाँ के चीफ मिनिस्टर बने थे, इतनी सारा मध्य प्रदेश के, और उनका बहुत लगा। फिर किसी बात से उनका वो उन्होंने तवज्जो दी, मनमुटाव नहीं हुआ, सम्मान नहीं दिया, मनमुटाव इसी बात पे हुआ
कि उनको 1 घंटे तक बिठाए रखा। इस बात से राजमाता जी खिन्न हो गई कि हमारे इतनी सारी मेहनत का नतीजा ये है। और फिर वो जनसंघ में आए। कांग्रेस छोड़ करके जनसंघ में लेकिन आए। ये तो बात जनसंघ या भाजपा के भी कई लोगों के माध्यम से सुनने को मिलती है कि भारतीय जनता पार्टी कहिए या जनसंघ कहिए उस दौर में 80 के पहले, तो उनके पास भी बहुत अधिक संसाधन नहीं हुआ करते थे, तो ये कहा जाता है कि विजयाराजे सिंधिया जो है उनकी संपत्ति उससे जनसंघ आगे बढ़ा है, कितना ठीक है ये? नहीं, नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और ये निर्विवाद है कि उस समय भारतीय जनता पार्टी को आर्थिक संबल देने में जो लोग थे, उसमें उनकी काफ़ी अच्छी भूमिका थी। अच्छा, आप जब उनके साथ रहे तो मूल रूप से तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्रमुख नाम जो चर्चा में रहे हैं, ये तीनों के साथ में आपका रहना हुआ। सरदार आंग्रे से भी आपका संपर्क संबंध रहा, विजयाराजे सिंधिया से भी रहा, वसुंधरा जी से भी रहा। इनमें तीनों की क्या-क्या आपको खास बात लगी इनके व्यक्तित्वों की? कौन सर्वाधिक लोकप्रिय कहिए हालाँकि, या बहुत अधिक व्यक्तित्व के आधार पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लोकप्रियता पता लगती है एक तो आपके भाषण से जी। कि आपकी जनता कितना सुनने आती है। हुँ। दूसरी एक पकड़ होती है कार्यकर्ताओं की। हुँ, तो राजमाता जी तो भाषण देती थी, सरदार आंग्रे कभी भाषण नहीं देते थे मंच पर। हुँ, वो हमेशा कार्यकर्ताओं में उनकी पैठ थी और कार्यकर्ताओं पे बहुत अच्छी पकड़ थी। कार्यकर्ताओं के किस तरह से काम लेना है, किस तरह से उनकी मदद करनी है, इस सब पर उनकी अच्छी पकड़ थी और बहुत ही माइनॉरिटी से मतलब कहेंगे चीज़ें बारीकी से हुँ, एक-एक कार्यकर्ताओं के बारे में जानकारी रखते थे। कहीं भी कोई घटना, दुर्घटना घटी है तो उसमें उनकी चिट्ठी, पत्री कैसे उनकी सहभागिता हो सकती है, खुद जाएँ या पार्टी का कोई पदाधिकारी उनके घर जाए, वो बहुत ही इस मामले में सरदार सतर्क आंग्रे रहते। तो वैसे निजी सचिव थे निजी उनके ना? सचिव थे वैसे और पार्टी में और ये नहीं, सामाजिक रूप से सांसद थे कुछ। वो उस समय, अच्छा, सांसद थे। सांसद थे। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष थे, प्रदेश उपाध्यक्ष थे। हुँ, हुँ। राजमाता विजयराजे सिंधिया राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थी, वो अच्छा, मध्य प्रदेश के उपाध्यक्ष तो थे। निजी सचिव रहते हुए भी हाँ, सीधे-सीधे राजनीति में भी वो काम कर राजनीति में रहे होते थे। थे। वो उनके निजी सचिव तो वो उनकी एक तरह से व्यवस्थाओं के लिए थे। हुँ, हुँ, उनका सारा काम देखते थे क्योंकि उनके पास बहुत सारा आपको जानकर ताज्जुब होगा कि जैसे ही देश आज़ाद हुआ, हुँ। तो जो राजमहलों पे जो कहना चाहिए जो सबसे पहले जो इनका उपयोग किया गया, हुँ। होटल के रूप में, आमदनी के रूप में, इसकी शुरुआत ही ग्वालियर घराने राजघराने से हुई। अच्छा। इन्होंने अपने होटलों अपने जो महल थे, इनको होटलों में कन्वर्ट किया, म्यूज़ियम में कन्वर्ट किया, ताकि वो आमदनी शुरू हो सके। आमदनी शुरू हो सके। और ये इस मामले में काफ़ी मतलब कहना चाहिए सचेत थे और इसमें सरदार आंग्रे की भूमिका थी। अच्छा, विजयाराजे जी के साथ भी आपका रहना हुआ, काम आपने किया लंबे समय तक ना। उनके व्यक्तित्व की कौन-सी ऐसी खास बात आपको जो सर्वाधिक प्रभावित करती है कि हाँ, ये कुछ बातें हैं जो विजयाराजे सिंधिया को अन्य महिलाओं से अलग बनाती हैं? विजयराजे सिंधिया जी का बहुत ही मिलनसार थी, महिलाओं में सहज हो जाती थी, मतलब कहीं लगता ही नहीं था कि वो राजघराने से हैं। और एक तरह से देखा जाए तो उनका बचपन जो था ना, जी। वो नेपाल से थी। हुँ, नेपाल में राजघराने में कुछ कंट्रोवर्सी हुई हुँ। और उनके पिताजी को वहाँ से नेपाल छोड़ना पड़ा। अच्छा। वो एक इनकी अलग कहानी है और उसके कारण उनको शायद इंदौर या कहीं पे आके रहना पड़ा। जी। वो एक छोटी-सी रियासत में आके रहीं वहाँ, उनका परिवार वहाँ आकर के रहा। तो वो उनको शायद बचपन से ही उनमें वो थे संस्कार। लेकिन जब ग्वालियर में शादी होके आईं, हुँ, तो ग्वालियर का राजघराना बहुत ही बड़ा मतलब विलासिता से भरपूर था। हुँ। मतलब आपको बहुत जानकर समृद्ध था। समृद्ध था। ताज्जुब होगा कि जब उन्होंने राजमाता जी ने आकर के वहाँ की बहुत सारी व्यवस्थाओं में चेंज किया और विलासिता के बावजूद भी उन्होंने वहाँ जो सामान्य वो होता है, पकड़ होती है और तभी वो धीरे-धीरे राजनीति में शायद यही था उनका जो धीरे नेहरू जी ने उनको पसंद किया कि नहीं बोले आप ग्वालियर से चुनाव लड़िए। अच्छा, वसुंधरा जी से भी उस दौर में मिलना होता था और उसके बाद में अब आज का दौर भी है, लंबा समय बीत गया, लंबा कालखंड बीत गया। उस समय कैसा व्यक्तित्व था और आज से तुलना करें तो क्या लगता है? वसुंधरा जी उस समय बहुत ज़्यादा सिंसियर और गंभीर किस्म की नहीं मानी जाती थी। उम्र भी उनकी नहीं थी उस समय उतनी और धीरे-धीरे उनको लाया गया, तैयार किया गया और इसमें सबसे बड़ा योगदान बाद में तो उनका ही है कि उन्होंने सीखा, समझा, हाँ, हाँ। लेकिन उनकी माँ की परछाई उन पर रही कि माँ किस तरह से बात करती थी, महिलाओं में किस तरह से घुल-मिल जाती थी। वो उस समय महिला संघ जो भारतीय जनता पार्टी की जो महिला विंग थी, हुँ, हुँ। उसके जितने भी कार्यक्रम होते थे,
उनमें राजमाता जी जाती थी, रहती थी और हर चीज़ का ध्यान रखती थी। एक छोटी सी घटना है, जो नाथू सिंह जी हैं वो आज भी याद करते हैं, और जब भी नाथू मिलते सिंह जी हैं, गुजर नाथू सिंह जी गुजर जो सांसद रहे हैं, जी। मंत्री भी रहे हैं, हाँ। वो जब भी मिलते हैं मुझे कहते हैं तुझे याद नहीं है, मुझे याद है। तो इंदौर में जब हमारे युवा मोर्चा का कार्यक्रम हुआ था, तो रात में सर्दी थी, तो मुझे रजाई देने आया था। अच्छा। तो मैंने कहा हाँ मुझे याद है। बोले तू तू कहाँ से रजाई देने आएगा, तुझे कोई तो बताएगा ना। हाँ। तो किसी ने बताया मुझे, मुझे राजमाता जी ने ही कहा। हम्म। इतना ध्यान रखती थी कार्यकर्ताओं का बड़ा, कि भाई कहाँ क्या व्यवस्था है, हाँ। अव्यवस्था है, कमी कितनी है। तो उन्होंने मतलब, तो नाथू सिंह अब भी जब भी मिलते हैं मुझे याद दिलाते हैं, तुझे याद नहीं है, मुझे याद है। और फिर मुझे निश्चित रजाई रूप देने से आया था। समझा जा सकता है कि वसुंधरा जी के भी यदि आप भाषण सुनेंगे तो लगभग हर दूसरे भाषण में वे अपनी माता जी विजया राजे सिंधिया को याद करती हैं और कहती हैं, कोट करती हैं कई बार कि राजमाता ऐसा कहती थी, ऐसा करती थी। तो निश्चित रूप से वसुंधरा जी के जो है राजनीतिक जीवन में विजया राजे जी का पूरा पूरा एक प्रकार से हम कह सकते हैं प्रतिबिंब झलकता है। प्रतिबिंब झलकता है। और राजमाता जी उस समय इतनी ज्यादा सक्रिय रहती थी कि बच्चों के प्रति जो समय देना होता है, क्योंकि ये उतना नहीं दे पाती थी, इन लोगों को मिलने के लिए ये देखना पड़ता था कि इस समय उनका दौरा कहाँ है, वो कहाँ मिलेंगी। वो ग्वालियर में तो मुश्किल से 5 दिन आती थी। तो माधवराव जी से तो बहुत ज्यादा आपका मिलना नहीं, जुलना बिल्कुल नहीं हुआ होगा, मुलाकात। क्योंकि जब आप उनके साथ में थे तो वो मतभेद हो गए अलग अलग पार्टियों में वो नहीं, लोगों मेरा के। ही नहीं, राजमाता जी केवल साल में एक दिन मिलने जाती थी। अच्छा। और वो घटना भी, वो भी मिलने इसलिए जाती थी कि श्राद्ध पक्ष जिस दिन होता था, हाँ हाँ। उस श्राद्ध के दिन वो उनके घर जाती थी, बस केवल, वो भी 1 घंटे के लिए। अच्छा, वसुंधरा जी की बहन मध्य प्रदेश की राजनीति में सक्रिय रही यशोधरा राजे, उनसे भी मिलना जुलना हुआ? उनसे ज्यादा मुलाकात हुई। अच्छा। क्योंकि वो बॉम्बे में ब्याही थी और वो वहाँ काफी आती रहती थी। ये दिल्ली रहती थी ज्यादा, इनका ज्यादा दिल्ली प्रवास रहता था वसुंधरा जी का। वो वहाँ रहती थी और वो बहुत सहज थी, क्योंकि वो जौहरी परिवार में ब्याही थी और वहाँ जाकर के वो हिल मिल गई थी। तो वहाँ किचन में आ जाती थी, लोगों से भी मिलती रहती थी, और मतलब उन्होंने जल्दी अडॉप्ट कर लिया विजय राजे सिंधिया जी की सहजता को। और वहाँ के वो कर्मचारियों से भी मिल जाती थी, सीखती भी रहती थी, समझती भी रहती थी। और वो बहुत जल्दी, और वहाँ पे बहुत जल्दी वो राजनीति में भी आई इनसे पहले। अच्छा, ये इनके राजनीतिक लोगों के साथ में आपके रहने की बातचीत हुई, थोड़ी सी बात पत्रकारिता की ओर करेंगे। आप पंजाब केसरी में काम करते थे और जब जयपुर आए तो जो जानकारी में है मेरे कि आपका रहना शायद कुछ समय भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में हुआ, ठीक बात है? भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में रहना की एक घटना और सुनाता हूँ, इंदौर की घटना में जुड़ी। जी। इंदौर में भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यक्रम हुआ था, उस कार्यक्रम के बाद में हमको कहीं और जाना पड़ा। तो गाड़ियां बहुत कम थी, संसाधन कम थे जैसे, तो मुझे संजोग से लालकृष्ण आडवाणी जी की गाड़ी में जाने का मौका मिला। अच्छा। उस समय वो सूचना प्रसारण मंत्री के पद से हटे थे, उनकी रुचि भी थी, वो फिल्मों के बारे में बहुत जानकारियां रखते हैं, मुझे भी नहीं पता था। लेकिन जब मैं उनकी गाड़ी में बैठा था, जहां हम शायद उज्जैन जाना था हम लोगों को स्नान करने के लिए, इंदौर से उज्जैन जा रहे थे, मतलब आपको ताज्जुब होगा, मैं खुद भी दंग रह गया कि उन्होंने उस समय एक फिल्म आई थी, कुलभूषण खरविंदा ने बनाई थी, अर्थ फिल्म। अर्थ। उस समय की वो बहुत ही चर्चित फिल्म थी, बिल्कुल सामाजिक, हिंदू, मतलब कहना चाहिए सनातनी परंपरा से हटकर की थी। अमूमन फिल्मों में ये दिखाया जाता है कि लास्ट में पत्नी पति के साथ ही रहती है, पति पत्नी के साथ ही रहता है। उस फिल्म में पहली बार मैंने मुझे याद आ रहा है, शायद एक परंपरा से हटकर का था कि पत्नी पति को इनकार कर देती है कि नहीं, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। मैं इसको उस उम्र में, हर जवान व्यक्ति एक उस उम्र में कम्युनिस्ट विचारधारा से ओतप्रोत होता है, विद्रोह एक भीतर होता है। हाँ, अंदर विरोध होता है, समाजवाद विचार बड़ा होता है। तो मैं भी उस फिल्म को एक रात पहले देख के आया था। अच्छा। मुझे नहीं पता था, लालकृष्ण जी भी देख चुके हैं। हाँ। कई दिन पहले कब भी देख ली होगी उन्होंने भी। विवेकानंद जी ताज्जुब हुआ उस फिल्म के बारे में, उन्होंने जो मेरी खिड़की खोली कि ये जो दिखाया गया है फिल्म में, ये गलत दिखाया गया, ये हमारी हिंदू समाज की जो सनातनी परंपरा है उसके खिलाफ दिखाया गया है, और ये समाज को तोड़क की स्थिति में, तोड़ने वाली बात है, ये तोड़ना चाहते हैं। मैसेज क्या जाने वाला है, मैसेज क्या देना चाहते हैं। कभी फिल्म देखेगा तो उस समय की वो बहुत ही चर्चित फिल्म थी अर्थ, और हालांकि वो कम चली, लेकिन उस फिल्म में यही था कि पति पत्नी के बीच में किसी बात को लेकर के जो तीसरा व्यक्ति आ जाता है उसके कारण होता है। हाँ, लेकिन कुल मिला के उसका संदेश क्या जाता है, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, और उस संदेश पर राजनेताओं की भी कैसी तरह से सोचती जाती है, हाँ, ये और एक बड़ी मुझे बात। क्या समझाया कि हमारी दृष्टि क्या होनी चाहिए,
ये मुझे अब तक याद है। उन्होंने कहा कि नहीं, समाज को इसमें क्या संदेश जा रहा है। मैं उसे समझ रहा था कि नहीं ये बिल्कुल है, उसने गलत किया था, उसने उसको सजा दी, तो पत्नी ने आडवाणी पति को जी छोड़ दिया, सजा दी। का आपने ये प्रसंग हाँ, मुझे बताया। अभी तक याद रहता है उनका वो चेहरा और वो जी। घटना, और और वो आधा घंटे का या 40 मिनट का सफर था, उसमें अर्थ फिल्म की कहानी। जी, और पत्रकार के रूप में जब आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में रहे तो क्या घटना घटी? मैं पंजाब केसरी का दिल्ली से एक रिपोर्ट, यहाँ राजस्थान से जयपुर का संवाददाता का एक वो लेटर लेके आ गया था। पंजाब केसरी वाले बहुत ही इस मामले में खुले हैं कि वो भेज दो, किसी को भी कह देते हैं। और मुझे यहाँ आने पर ही पता लगा कि जो उसका हॉकर है उसको भी उन्होंने कह रखा है कि तू भी समाचार भेज दिया कर। अच्छा। और मैं थोड़ा बहुत राजनीति की समझता, उस हॉकर से मेरा क्या था। खैर लिखिए, मुझे यहाँ रहने के लिए जगह चाहिए थी, क्योंकि मैं ग्वालियर की नौकरी, मतलब विजय राजे सिंधिया जी की नौकरी छोड़ के आया था। तो बमर जी ने मुझे पार्टी ऑफिस में, भंवरलाल जी शर्मा, भंवरलाल जी शर्मा जी। जो पहले मंत्री रह चुके थे, उन्होंने मुझे परमिशन दी और उन्होंने कहा कि उस समय क्या जिम्मेदारी रही होगी उनके पास? प्रदेश महामंत्री होंगे? महासचिव थे, और हरिशंकर जी भावड़ा उस समय अध्यक्ष थे। अच्छा, मुझे अच्छी तरह से याद है ये। तो मैंने पंजाब केसरी में एक खबर लिखी, कार्य समिति की बैठक होने वाली थी जी। उस बैठक में ये चर्चा चल रही थी कि भैरव सिंह जी शेखावत और संगठन के बीच में जो मतभेद हैं, उसके चलते भैरव सिंह जी शेखावत उस बैठक में नहीं आएंगे, या अब तक की बैठक में नहीं आए तो वैसे ही इस बैठक में होगा। मैंने इसको लेकर के खबर बनाई जी। पंजाब केसरी ने उस खबर को स्टीमर के रूप में 4-5 कॉलम में छाप दिया। अगले दिन मैं तो इस बात पर खुश था कि मेरी खबर छपी है। हाँ। लेकिन 1 घंटे बाद ही भावड़ा जी आए 10 साढ़े 10 बजे ऑफिस में, और उन्होंने कहा कि आप दो में से तय कीजिए, या तो पत्रकार बनिए या ऑफिस में रहिए। तो मैंने कहा भाई मैं पत्रकार ही बनने आया हूँ, पत्रकार ही रहूंगा। हाँ। ऑफिस में तो मैं इसलिए रह रहा था कि मेरे पास कोई जगह नहीं थी, रहने की जगह नहीं थी, और मैं इसलिए ऑफिस के काम भी कर लेता था, जो छोटे मोटे जो होते हैं, चिट्ठियां भेजना है, कुछ फॉर्म अटेंड करना है, या कुछ लिखना है, जो भी है। लेकिन मैंने कहा मुझे तो पत्रकार ही बनना है। तो बोले अगर आपको पत्रकार बनना है तो शाम 5 बजे से पहले पहले कार्यालय छोड़ना पड़ेगा, आपको अपना कहीं और जगह ठिकाना पड़ेगा। निश्चित रूप से इस बात से समझा जा सकता है आज के इस दौर में, क्या ये कल्पना हो सकती है कि कोई पत्रकार, मेन स्ट्रीम जर्नलिस्ट क्या किसी राजनीतिक दल के कार्यालय में रह सकता है? राजेंद्र जी के साथ ऐसा हुआ, बहुत लंबे समय तक नहीं रह पाए लेकिन थोड़े समय तक रहे, लेकिन फिर भी अपनी पत्रकारिता का जो धर्म है उसका निर्वहन भी किया। खबर जो भी थी उसके साथ कोई समझौता नहीं हुआ, वो खबर भी इन्होंने लिखी। खैर कुछ समय बाद इनको कार्यालय छोड़ना पड़ा होगा, वो अलग बात है। राजस्थान की राजनीति में या पत्रकारिता में कहें तो आपके अलावा मेरे को नाम ध्यान में आता है गोपाल शर्मा जी, जो सिविल लाइन से इस समय भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। वे भी शायद भैरव सिंह जी के घर पे रहते थे और राजस्थान पत्रिका में काम करते थे, ऐसा कुछ है? बिल्कुल सही कहा आपने। वो गोपाल जी शर्मा बनारस में पढ़ते थे, और वहाँ जो राजस्थान में जो बाद में गवर्नर बने कलराज मिश्र, वो वहाँ के संगठन मंत्री थे, इसलिए उनका संबंध था, और वहाँ से उनकी चिट्ठी लेके भैरव सिंह जी से मिले। हालांकि भैरव सिंह जी से भी वो पहले मिल चुके थे। कोई कार्यक्रम कराया होगा शायद उन्होंने, और फिर भैरव सिंह जी ने उनकी स्थिति को देखा, समझा, कलराज जी मिश्र का उन्होंने सम्मान किया, और उन्होंने उनको अपने आवास में रहने की अनुमति दी, और वो लंबे समय तक रहे, उनकी पत्नी सहित रहे, वो पत्नी भी वहीं रहती थी। तो अपने आप में भी बड़ी बात है कि पत्रकारिता का काम करते हुए भी आपकी जो जिम्मेदारियां हैं, लेकिन क्या इस दौर में ये संभव है? इन बातों पर चर्चा करना भी, और लगता है कि क्या ऐसा कैसे संभव हो सकता है? आपको याद दिलाऊं, आपको अच्छी तरह, जगदीश जी शर्मा राजस्थान पत्रिका में थे, चीफ रिपोर्टर में हैं, बाद में वो भास्कर में भी रहे, अब तो स्वतंत्र हो गए। वो भी पहले क्योंकि अलवर ये जो बीजेपी कार्यालय पहले था B11 रोड पर, जो वो पहले जीतमल जी के नाम से था, जीतमल जी जैन अलवर से विधायक थे। तो जगदीश जी शर्मा उसमें रहते थे। अच्छा। हाँ। तो उस समय ये जब पत्रकार, बड़े बड़े पत्रकार जब नेताओं के घर में रहते थे, विश्वसनीयता पर कोई सवाल खड़े नहीं होते थे, या सोशल मीडिया नहीं था इसलिए बचे हुए थे? सोशल मीडिया नहीं, मुझे लगता है कि उनको पता था कि हमारी सीमाएं कहाँ पर कैसी है, वो हमारे संबंध वहाँ अलग हैं, हमारी नौकरी मतलब जो काम है वो अलग है। उन दोनों के बीच में शायद मुझे लगता है कहीं कुछ तय था, अघोषित रूप से कहिएगा वो रेखा खींची हुई थी ऐसा। वो जगदीश शर्मा तो बहुत लंबे बाद भी, अश्कली टांक जो मंत्री रहा, नंदलाल मीणा मंत्री रहे, एक बीजेपी से रहे, एक कांग्रेस से रहे, उनके भी उस आवास में रहे वो। तो ये बड़ी बात है। हाँ, ये और अच्छा, उसके बाद में जब मेरे को बीजेपी ऑफिस छोड़ना पड़ा, तो मतलब उस समय भैरव सिंह शेखावत जी के मंत्री थे, जनसंपर्क मंत्री,
महबूब अली जी जो बीकानेर से एमएलए थे, वो मुझे ले गए अपने साथ कि बोले अच्छा बीजेपी ऑफिस में नहीं रहने देते तो कोई बात नहीं, तू मेरे साथ रहे। और मैं बी जो गवर्नमेंट हॉस्टल है हाँ। उसके B12 कमरा था, कमरा नंबर 12, मैं उसमें रहा लंबे। और आपको ताज्जुब होगा कि वो तो बाद में चले गए, महबूब अली जी छोड़ गए, उनको तो अलॉट हो गया था हाउसिंग बोर्ड का मकान। मैं वहाँ शादी के बाद भी रहा, मेरे बच्चे भी वहीं हुए, और मैं वहाँ 2004 तक रहा अच्छा। गवर्नमेंट हॉस्टल में, और वो चलता रहा। तो ये संबंध मतलब कहना चाहिए राजनेताओं से जो बिगड़े हैं लोगों के, राजनेता पत्रकारों के बीच में आज जो कुछ आया है वो शायद मुझे लगता है सोशल मीडिया का रहा होगा, या वो एक बारीक रेखा थी वो खत्म हो गई है। हाँ, कहीं ना कहीं आप केवल खबर के लिए भी यदि अपनी सीमाओं का अतिक्रमण करते हैं तो भी ये चीजें बिगड़ती हैं। खैर, विजया राजे जी के साथ में रहना हुआ तो उस दौर में वसुंधरा जी से भी संपर्क परिचय भी हुआ, मिलना जुलना भी हुआ। वसुंधरा जी जब राजस्थान में बड़ी नेता हो गई, आपके सामने की बातें, 2003 में परिवर्तन यात्रा होती है, सरकार आती है, फिर 2 बार मुख्यमंत्री होती हैं। राजस्थान में तो लगभग हम कह सकते हैं कि 2 दशक तक एक छत्र उनका प्रभुत्व रहा, राज रहा। इस दौरान कभी मिलना-जुलना नहीं हुआ, पुरानी बातें, कभी उन्होंने फिर से आपको बुलाया हो, याद किया हो कुछ? नहीं, उनका पहले जब वो राजस्थान नहीं आई थी, एमपी बन गई, एमपी थी झालावाड़ से और केंद्र में मंत्री थी, तो उनकी चिट्ठी हमेशा आती थी, होली दिवाली आती थी, शुभकामनाएं, मतलब जो भी था पत्र व्यवहार था लगा था, उसमें कोई कमी नहीं थी। और यहाँ भी जब भी मिली हैं वो हमेशा मिलती रही हैं और कहती थी कि भाई मिला करो। लेकिन वो जो उनका मेरे का जो पहला जो दृष्ट था, वाइब्रेशंस मैच नहीं कर पाए हाँ, हैं? मैच नहीं कर पाए। वो जो कमरे का जो वातावरण मुझे लगा कि वो जो मेरे माहौल को मेरे उसको सूट नहीं करता। अच्छा। तो मैं उनसे ज़्यादा उस तरह से नहीं मिल पाया। लेकिन जब भी मिले अच्छे माहौल में मिले, और उन्होंने हमेशा मुझसे कहा कि तुम मिलने नहीं आते हो, उनकी शिकायत रही घर पे आया करो, मिला करो। लेकिन वो जो आपने कहा वाइब्रेशन नहीं मिले तो वो जाना अच्छा, उतना पत्रकारिता में घनिष्ठता से जब नहीं रहा। आप काम कर रहे थे, लंबे समय तक आपने काम किया पत्रकारिता में, और एक दौर में ये कहा जाता था कि वामपंथी विचार के पत्रकारों का एक प्रभुत्व होता था, बोलबाला रहा करता था। और चूंकि आप तो इमरजेंसी में जेल जाके आए, उसके पहले संघ शिक्षा वर्ग हुआ, फिर भाजपा से जुड़े हुए नेताओं के साथ भी आप रहे, तो किस प्रकार की चुनौतियाँ रही पत्रकारिता करते हुए? अपनी विश्वसनीयता, काम के प्रति, पत्रकारिता के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन, और सामने विरोधी विचार वाले लोगों के ताने, ये भी सुनने को मिले ही होंगे। कैसे अपने आप को इस सब में आपने संजोया, सँभाला, क्या? ये 2-3 घटनाओं से बहुत ज़्यादा महसूस हुआ। हुँ। एक तो यहाँ पर घटना घट गई थी, तो कर्फ्यू लगा था शास्त्री नगर में। शायद ये घटना है 92 की या बाबरी 89 ढांचा 89 विध्वंस हुआ उस समय की? 89 की, शायद शास्त्री नगर में, मुझे ध्यान नहीं आ रहा सन कौन सा था। शास्त्री नगर में कर्फ्यू लगा, हुँ। और वहाँ पर हमारे साथ एक साथी थे, नाम नहीं लूँगा मैं, हुँ। स्पोर्ट्स के इंचार्ज थे वो, और वो मुस्लिम धर्म से आते थे। हुँ, हुँ। मेरे बारे में साफ था, मेरी ड्यूटी लगाई गई उस कर्फ्यू की कवरेज करने के लिए। तो वहाँ मुझे पहली बार एहसास हुआ, उनका जो व्यवहार रिपोर्टिंग में देखने को मिलता था, वो भी आकर के बताते थे। खबर तो सब तरफ से सभी मिल-जुल कर लिखते थे, हाँ। और लास्ट में कंपाइल होती थी, और चीफ रिपोर्टर उसको कंपाइल करते थे। हाँ। उसके क्या जाना है, क्या होना है। लेकिन उस समय लगा था, और वास्तव में किस तरह का लोग सोच सकते हैं। दूसरी, मुझे जब भी ये जो धरने प्रदर्शन होते थे, मेरी रिपोर्टिंग के नाते सबसे बड़ी ड्यूटी धरने प्रदर्शन में लंबे समय तक रही है। तो ये जो वामपंथी विचारधारा के धरने प्रदर्शन होते थे, जी। वहाँ मुझे लगता था कि मेरे को अलग नज़रिए से देखा जा रहा है। हाँ, ये तो अलग आदमी है। हाँ, ये खबर में कुछ ना कुछ गड़बड़। हाँ। एक छोटी-सी घटना है जिसका बड़ा तूल बना, मेरे करियर पे भी लगा। अ, एक स्त्री को किसी जला दिया गया था। कोई महिला की, मतलब जलाकर के मृत्यु हो गई थी। उसको लेकर के जो वामपंथी जो संगठन है, महिलाओं का संगठन, हाँ, हाँ। ये उस आंदोलन को बढ़ावा दे रहे थे। अच्छा। तो संजोग से इनका एक प्रदर्शन होना था। प्रदर्शन जैसे होना था गुरुवार को, खबर में मेरे से वो लिख दिया गया बुधवार को। अच्छा। या बुधवार को होना था तो मैंने गुरुवार लिख दिया। वो वार आगे पीछे हो वार गया। आगे पीछे आगे हो गया शायद। अब इसके कारण उनको लगा कि अच्छा, उस समय पत्रिका जो थी, राजस्थान पत्रिका जो थी, वो ही सब कुछ था। दूसरा उसकी उतना महत्वता का इससे समझा लगा सकते हो कि जब तक उसका रिपोर्टर किसी कार्यक्रम में नहीं पहुंचेगा, तब तक वो कार्यक्रम शुरू करने में आयोजकों को थोड़ी सी परेशानी महसूस होती थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो शुरू ही नहीं हो सकती थी। तो अखबार, एकमात्र अखबार, और उसके जन जन तक पहुंच, तो उसमें जब ये छपा कि बुधवार को प्रदर्शन होगा और गुरुवार को प्रदर्शन होगा, और प्रदर्शन होना था बुधवार को,
तो उन्होंने लगा कि हमारे कार्यक्रम को फ्लॉप करने की जानबूझ करके साजिश की गई है। आप राजस्थान पत्रिका में थे? मैं राजस्थान पत्रिका में ही नौकरी की है मैंने। मैं वहाँ से 2012-13 में मैंने बीआरएस ले लिया और उसके बाद में मैं स्वतंत्र पत्रकार रहा। लेकिन मेरा एक घटना है जो इसके कारण आदमी प्रेजुडिस होता है। या जैसे भी ये जो जन नाटक करते हैं, ये एनजीओ वाले जो लोग होते हैं, नुक्कड़ नाटक करते हैं, एनजीओ वाले ग्रुप होते हैं, छोटी मोटी घटनाओं को लेकर के। उस समय सूचना के अधिकार को लेकर के बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हुआ था राजस्थान में। धरने प्रदर्शन रोज होते थे। हालांकि बाद में हरिशंकर जी बावड़ा जी ने उसकी पोल खोली के जब वो मुख्यमंत्री थे कि हमने तो पहले से ही इसको लागू कर दिया है। और लेकिन हाँ, ये महसूस होता था। और शायद मुझे नहीं याद आ रहा उस समय संघ के नाम से कोई कार्यकर्ता था जो मतलब मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म में था। बाद में तो मुझे पता लगा शंकर नागर नवज्योति में थे, लेकिन वो बाद में मेन स्ट्रीम आए। पहले उसे डेस्क पे थे। अच्छा। हाँ, लेकिन उस समय बत्रा जी का यहाँ से ट्रांसफर हो चुका था। वो मेन स्ट्रीम में वो थे, लेकिन उसका ट्रांसफर हो चुका था। वो जोधपुर चले गए थे यूएनआई में। अच्छा। तो मुझे नहीं याद आ रहा कि यहाँ कोई था जो, और आजकल गोपाल जी शर्मा जो थे वो डेस्क पे थे। इतवारी पत्रिका निकलती थी उसमें थे। हाँ। तो मेन स्ट्रीम में नहीं थे। प्रदीप शेखावत भी इतवारी पत्रिका में, वो भी इतवारी पत्रिका में। तो मैंने फील्ड की रिपोर्टिंग में शायद मुझे नहीं याद आ रहा कोई और था जो ये चीजों का सामना करता। और इस चीजों को मैंने बहुत झेला। और आपको ताज्जुब होगा, जब भी मैं संघ के बड़े पदाधिकारियों प्रचारकों से मिला तो मैं उनसे कहता था कि आप भी इस तरह के छोटे छोटे संगठन बनाओ जो ये धरने प्रदर्शनों के जैसे करते हैं किसी भी घटना पे जी, हमको भी उसका विरोध करना चाहिए। वो बाद में क्रियान्वित हुआ, बहुत समय लगा, क्योंकि संघ का अपना एक मैकेनिज्म है समझना चीज को किस तरह से, क्योंकि उनको राष्ट्रीय स्तर पर निर्णय लगा। लेकिन बाद में वो, और आज बहुत सारे संगठन खड़े हो गए हमारे जी, बिल्कुल जो हर चीज संगठन हो गए हैं अलग अलग क्षेत्रों, हर चीज को कहा गया सितार। अब तो संगीत का भी एक संगठन बना, मतलब यहाँ तक आ गए क्योंकि ये सब इनकी थे, ये हर चीज का संगठन बना देते थे जी। निश्चित रूप से समझा जा सकता है कि संघ का जो विस्तार हुआ है 100 बरस में, वो जैसे जैसे आवश्यकता हुई वैसे वैसे वो प्रचार भी होता गया, वैसे वैसे विस्तार भी होता गया। मजदूरों की बात होती है तो भारतीय मजदूर संघ है, किसानों की बात होती है भारतीय किसान संघ है, विद्यार्थियों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, सेवा भारती है, वनवासी कल्याण आश्रम है। तमाम तरह के संगठन, आनुषंगिक संगठन हैं, वो अपने अपने स्तर पे काम करते हैं। यूँ तो कई घंटे बात हो सकती है राजेंद्र जी आपके साथ, जब बात होती है आपातकाल की या फिर विजया राजे जी के साथ की, पत्रकारिता की। बहुत सारे अनुभव हैं। फिर भी इस सारी चर्चा के बाद भी आपको यदि कोई ध्यान में आता है, कोई और संस्मरण, कोई और घटना जो दर्शकों तक जानी चाहिए, उसके बाद कार्यक्रम को हम विराम देंगे। एक बहुत घटना घटी जो मेरे बीआरएस लेने के बाद में, जब मैं स्वतंत्र पत्रकार था। आपको जानकारी होगा कि जो इमरजेंसी के दौरान, जैसे मैंने खुद ने बताया, एक मीसा के तहत बंद होते थे, एक डीआईआर के तहत बंद होते और एक 107, 151 की धाराओं में बंद हुए थे। विवेकानंद जी, आपको ताज्जुब होगा कि जयपुर, सीकर, दौसा, इनमें सबसे ज्यादा जो सत्याग्रही लिप्त थे वो 100 भारतीय जो दंड संहिता है उसकी 107, 151 की धाराओं में बंद किए गए थे। वसुंधरा जी ने जब मतलब देश में जब सबसे लोकतंत्र सेना जो इमरजेंसी में जो लोग गए थे, आपातकाल पीड़ित हैं, उनको सम्मान देने की योजना उत्तर प्रदेश में शुरुआत हुई और उसके बाद में मध्य प्रदेश में हुई। और मध्य प्रदेश एक तरह से इस मामले में अग्रणी भूमिका निभाने लगा आपातकाल पीड़ितों के, क्योंकि संयोग से वहाँ के जो मुख्यमंत्री रहे हैं शिवराज सिंह जी, वो खुद उस समय अवयस्क थे जो सत्याग्रह करके जेल गए थे। तो इसलिए वो उस समय की उनकी भावनाओं को समझते थे और उन्होंने मध्य प्रदेश में आपातकाल पीड़ितों को लोकतंत्र सेनानी का सम्मान दिया, मान सम्मान दिया, सम्मान राशि भी दी और भी सुविधाएं दी उन्होंने। तो राजस्थान में भी वसुंधरा राजे जी जब आई तो इन्होंने भी शुरुआत की, 2008 में शुरुआत कर दी थी, लेकिन उन्होंने डीआई और मीसा के लोगों को ही सुविधा दी थी। तो बाकी की जो धाराओं में बंद हुए थे, जो 107, 151 में, वो लोग इस बात को लेकर के, भंवरलाल जी शर्मा उस समय बड़े नेता होते थे, या उस समय जो संघ के बड़े प्रचारक थे, क्योंकि सारे लोग जितने भी लोग गए थे वो संघ के प्रचारक थे और संघ के पदाधिकारियों के कहने से गए थे। उन्हें जयप्रकाश नारायण, इमरजेंसी, इंदिरा गांधी से कोई ज्यादा सरोकार नहीं था। ठीक बात है, वो तो संघ के प्रचारक की योजना से ही गए थे। और सही मायने में कहा जाए तो संघ पर जो प्रतिबंध लगा था ना, उसके कारण ही सब लोग जेल गए। सत्याग्रह किया उन्होंने। ये अलग बात है कि इतिहास ये बताता है कि सबसे ज्यादा जो उस आंदोलन की भूमिका निभाई, जो सब कुछ किया, वो
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया। आपको ताज्जुब होगा, उस समय टोटल लोग जो एक जो लिमर में गए 21 महीनों में 1,44,000 के करीब लोग जेल में गए थे जी। उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मतलब 35,000 तो पंजाब अकाली दल के थे। बाकी अधिकतर की संख्या जी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक की संख्या है, बाकी लोगों की संख्या नहीं रही। मतलब जयपुर का राजस्थान का जैसे आंकड़ा है, मतलब मैं बीच में ले रहा हूँ बात को, 2,305 या 4 लोग गए पकड़े गए टोटल इमरजेंसी के पूरे में। उसमें से केवल जो अदर हैं उनकी संख्या मुश्किल से 200-250 आती है, 10% भी नहीं आती है। अच्छा। तो मैं ये बताना चाहता था कि सीआरपीसी की धाराओं में जो बंद रहे जी। वो काफी बड़ी संख्या थी, तो इनको मान सम्मान नहीं मिल रहा था। और जिनको पता है कि भाई ये भी जेल गया था, वो भी जेल गए थे, तो इनको तो सम्मान मिल रहा है, दूसरों को क्यों नहीं मिल रहा है? तो उनको लगता था कि जैसे ये चोर लफंगे हैं, हाँ। जेब कटी में गए थे, बाकी लोग तो देशभक्ति में गए थे। हाँ। तो उन लोगों ने बहुत आंदोलन किया, जयपुर में बहुत किया, सब जगह जो भी लोग गए थे उन्होंने अलग अलग तरीके से आंदोलन किया, लेकिन बड़ी संख्या जयपुर में थी, दौसा में और सीकर में। विवेकानंद जी, यहाँ पर मैं उनका नाम लूंगा, मोहन बालाड़ी जी, चिमनलाल जी, जो खट्टी के नाम से चिमनलाल जी के नाम से हैं, चमनलाल जी, वो उन्होंने बमर जी के साथ भी रहे हैं, पार्षद भी रहे हैं। वो उन लोगों ने मिलकर के बहुत प्रयास किया, लेकिन वो सफलता नहीं मिली। और ये मान लिया गया कि भाई उनको सफलता नहीं मिलेगी और वो उनको सम्मान नहीं मिलेगा और उनको चोर और चक्के की तरह माना जाएगा। लेकिन भंवर जी भी इस प्रयास में थे कि भाई उनको सम्मान मिलना चाहिए। बाद में कोई फिर नए व्यक्ति तैयार हुए और एक खेमराज जी कृष्ण गोयल जी, उन्होंने उस समय जो 107 151 की धाराओं बंद हुए थे, सुरेश वकील थे, गिरिराज अग्रवाल जी थे, ऐसे 4-5 लोगों ने एक मीटिंग की और उसमें तय किया कि भाई हम लोगों को भी मान सम्मान मिलना चाहिए। उस समय संघ प्रचारक थे दुर्गादास जी, क्षेत्रीय प्रचारक, जो सबसे बड़े पदाधिकारी थे। इन लोगों ने कहा कि हमको भी सम्मान मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा तो हम लोग संघ की ड्रेस में बीजेपी कार्यालय से लेकर के सीएम आवास तक गणवेश में प्रदर्शन करेंगे। ये बात जब दुर्गादास जी को भी पता लगी तो उन्होंने उनको बुलाया कि बोले भाई ये क्यों करना चाहते हो? बोले साहब इसलिए करना चाहते हैं कि हमें समाज में माना जाता है कि चोर उचक्के हैं। हाँ। तो हमारे साथ ये अन्याय हो रहा है, आप हमारे इस अन्याय को दूर करो। तो दुर्गादास जी ने इस बात को गंभीरता से लिया और उन्होंने कहा कि आप ऐसा मत करिएगा, मैं इस बारे में कुछ विचार करता हूँ। तो ओंकार सिंह जी लखावत जी, जो धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं, उस समय भी वो थे, ये जिम्मेदारी थी उनके पास। उन्होंने कहा कि मैं इस चीज़ के लिए आपको एक व्यक्ति से मिलाता हूँ और आप उनसे मिलिएगा और वहाँ से फिर आपकी ये बात कुछ होगी। तो ओंकार सिंह जी लखावत जी एक मीटिंग में आए, संजोग से उस मीटिंग में भी मुझे जाने का मौका मिला। अच्छा। और वहाँ से वो शुरुआत हुई, वो एक लंबी लड़ाई लड़ी, मतलब लंबी कागजी कार्रवाई शुरू हुई, लखावत जी के माध्यम से शुरू हुई। लखावत जी ने भी बहुत प्रयास किए, वसुंधरा जी को ज्ञापन दिया, हमारा सब बताया, सब कुछ बताया। हमने उनको बताया कि भाई एक ही पुलिस ने एक ही एफआईआर लिखी है। हाँ, वो धाराओं का अंतर कर दिया, दोनों की एफआईआर एक ही है, नारे लगाए, इंदिरा गांधी के विरुद्ध में लगाए, पोस्टर बांटे वगैरह वगैरह। ये बात सब लोग स्वीकार तो करते थे, लेकिन उन्हें मान सम्मान देने को तैयार नहीं थे। फिर निर्णय क्या हुआ? लखावत जी भी लखावत जी ने भी बहुत प्रयास किए, बात नहीं बनी। संजोग से एक गुलाब जी कटारिया भी उस समय गृह मंत्री थे, उनसे भी बहुत बार मिले और उन्होंने मिलते मिलते लोगों से वो इतने परेशान हो गए, उन्होंने एक तरह से क्या कहते हैं हिकारत कर दी, खिन्न हो गए वो कि भाई नहीं हो पाएगा ये। लेकिन मैं आपको दूंगा कि लखावत जी ने हमको रास्ते बताए और खेमराज जी कृष्ण गोयल के माध्यम से, और मैं उनका धन्यवाद दूंगा अपने कृष्ण मुरारी जी जो किसान संघ के संगठन मंत्री, हाँ, उन्होंने किसान संघ के जो अध्यक्ष थे, हाँ, संजोग से वो झालावाड़ के थे। अच्छा। तो किसी एक शिविर लगा जिसमें वसुंधरा जी को आना था चीफ मिनिस्टर के नाते, सारे राजनेताओं को भी आना था और बड़े पदाधिकारियों को भी संघ के जाना था, और हर जो अपने अनुशासनिक संगठन होते हैं उसके 2-2 पदाधिकारी। ठीक है। उस बैठक में उस अध्यक्ष से जो हमारे कृष्ण कुमार जी गोयल हैं, वो उस समय कोषाध्यक्ष थे किसान संघ के प्रदेश के, और बात पहुंची, उन्होंने कहा कि उन्होंने बात समझाई तो वसुंधरा जी ने कहा कि आप तन्मय कुमार जी से जाकर के इस तारीख को मिल लो।
तो मैं और जिम्मेदारी पहले से ही मेरे पास थी, हाँ हाँ और मैं और कृष्ण कुमार जी, सॉरी खेमराज जी, तन्मय कुमार जी से पास मिलने गए। उन्होंने कहा कि हम कैसे अलग करें ये बताओ, क्योंकि उस समय सीआरपीसी की धाराओं में तो हजारों लोग बंद हुए थे। हाँ, तो पता कैसे लगे कि ये सही माने में देशभक्त थे। ये बोले या तो एफआईआर लाओ, एफआईआर का मिलना मुश्किल, या फैसले लाओ, वो भी नहीं मिलने मुश्किल, तो इसका केस किया जाए। तो हमने सुझाव दिया उनको कि हमारे 2 व्यक्तियों के, जिनको डीआईआर और मीसा में बंद रहे हैं, हाँ। और वो उनके साथ रहे हैं, उनके उस समय के वो ले लीजिए शपथ पत्र। अगर वो गलत शपथ पत्र हो तो उसकी भी जो सम्मान राशि आप दे रहे हैं वो बंद कर दीजिए, वो बंद कर दीजिएगा। तो कोई व्यक्ति क्यों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारेगा। तो ये बात तन्मय कुमार जी को पसंद आई। 1 घंटे की चर्चा के बाद उन्होंने कहा हम इस पर विचार करते हैं, और संयोग से वो लागू हो गया। और आपको ताज्जुब होगा कि देश में करीब 12-13 राज्य हैं आज की तारीख में, जहां आपातकाल पीड़ितों को लोकतंत्र सेनानी का मान सम्मान राशि मिल रही है, जिससे वो आज अच्छी स्थिति में हैं, घर वाले भी उनको सम्मान दे रहे हैं। लेकिन राजस्थान एक इकलौता प्रदेश है जहां सीआरपीसी की धाराओं में जो लोग बंद रहे थे उनको भी ये मान सम्मान दिया जा रहा है, और इसके कारण लगभग 250-300 लोग हैं जिनको ये मान सम्मान मिल रहा है। और अवयस्क भी लोग हैं जो उस समय 18 वर्ष की आयु जिनकी नहीं हुई थी। निश्चित रूप से राजस्थान के हिसाब से कहा जा सकता है कि ये एक बड़ा कदम रहा लोकतंत्र सेनानियों को सम्मान देने की दृष्टि से। मीसा और बाकी अन्य जो धाराओं के थे उनका तो था ही, लेकिन जिस तरीके से संगठन के स्तर पर अलग अलग लोगों ने प्रयत्न किया, शासन प्रशासन को समझाने की जो बात हुई, उसके कारण सुखद परिणाम आया। चलिए, संघ का शताब्दी वर्ष जो है उस पर ये सीरीज चल रही है 100 बरस संघ के 100 कहानियां संघर्षों की। इस सीरीज के माध्यम से आप दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? निश्चित रूप से आप अपने आने वाली पीढ़ी, आस पड़ोस के लोगों को शाखा में भेजिए। शाखा में केवल खेलकूद ही नहीं होता, धीरे धीरे व्यक्तित्व निर्माण होता है। आचार्य चाणक्य जी ने एक बार कहा है कि जैसा विचार होंगे वैसी सोच बनेगी, जैसी सोच बनेगी वैसे शब्द बनेंगे, जैसे शब्द बनेंगे वैसे आपका कर्म बनेगा, जैसा आपका कर्म होगा वैसे आपका आदत बनेगी, जैसी आपकी आदत होगी वैसा आपका स्वभाव बनेगा, जैसा आपका स्वभाव बनेगा वो आपका व्यक्तित्व बनेगा। संघ की शाखा में आपका पता ही नहीं लगता कि आपका कब व्यक्तित्व का निर्माण हो रहा है। छोटी छोटी बातों से आपका 1 घंटे की जो शाखा है, उस शाखा में कैसे आपका व्यक्तित्व निर्माण हो गया, कितना अच्छा आपका मतलब मैं नहीं जानता कि मुझ में देशभक्ति का जवार कैसे आया। खुदीराम बोस को मैंने कब पढ़ा, भगत सिंह जी को मैंने कब पढ़ा, चंद्रशेखर जी को कब पढ़ा, और इन सब को पढ़ते पढ़ते, सुनते सुनते, जैसे मैंने बताया कि वो सिटी मजिस्ट्रेट की मेज पर गुम्मा मारा क्योंकि वो शहीद अंदर से आ गए, तो वो ही आपके अंदर आएंगे, जज्बात पैदा हो जाएगा, एक देशभक्ति अंदर आ जाएगी। राष्ट्रभक्ति क्या होती है हम इसे समझ जाएंगे, हमारा धर्म क्या है। मंदिर जाए अच्छी बात है, नहीं जाते कोई बात नहीं, शाखा जरूर जाए। शाखा जाने से आपका और आपके आने वाली पीढ़ी का और आपके आसपास का इतना ज्यादा विकास होगा जिसकी आपने कल्पना ही नहीं की। भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। और संघ की शाखाएं स्वदेश से प्रेम करना सिखाती हैं, स्वयं का आपको भान कराती हैं, स्वयं का आपको गौरव कैसे हो इस दिशा में भी काम होता है। और जैसा विस्तार से राजेंद्र जी ने बताया भी कि संघ की शाखा आपके व्यक्तित्व निर्माण की एक प्रकार की पाठशाला है। संघ के बारे में अनेक विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि संघ अपने आप में एक पावर हाउस है, वहाँ एनर्जी जनरेट होती है और वो एनर्जी समाज जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में जहाँ जहाँ जाती है वहाँ के क्षेत्र को आलोकित करती है, प्रकाशित करती है। तो ऐसा ही है संघ, और उस संघ का आधार है संघ की शाखा, 1 घंटे की शाखा। खासतौर पर युवाओं के लिए तो निश्चित रूप से उसे बहुत बड़ी संजीवनी कहा जा सकता है। खेल खेल में कैसे आप में गुण आते हैं, कैसे आपके भीतर अलग अलग प्रकार की प्रतिभा जो है उसको निखरने का अवसर मिलता है। तो संघ को समझना है तो शाखा में आइए, केवल किताबों से संघ नहीं समझा जा सकता। इस विषय में मैं अनेक बार अनेक उदाहरण भी दे चुका हूँ। बहरहाल इस सारी लंबी चर्चा पर क्या कहना है आप लोगों का? आपको ये
एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके हमें अवश्य अवगत करवाएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों से आप शेयर करें। राजेंद्र जी, आपने बहुत समय दिया हमारे को, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इस प्रकार के अनेक अन्य कहानी किस्सों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। फिर मिलेंगे एक और नई शख्सियत से और बात करेंगे संघ के 100 बरस की। तब तक बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।